तो देखो अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है साउंड। और साउंड एक ऐसा एनर्जी होता है जो कि हम लोग का कान में एक सेंसेशन पैदा करता है। वो क्या चीज़ का सेंसेशन होता है? हियरिंग। मतलब साउंड एक ऐसा एनर्जी है जिसके कारण हम चीज़ों को सुन सकते हैं। तो इसका जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इको। इको में क्या होता है? इको का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब साउंड ना किसी चीज से टकरा के वापस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और उसी चीज को इको बोला जाता है। ये समझ में आ रहा है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही इको बोलते हैं। मतलब कोई चीज से साउंड टकरा के वापस आना उसको क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। तो इको तो हर समय होते रहता है, लेकिन आप हर इको को सुन नहीं सकते। इको को सुनने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। क्योंकि देखो, अगर हम जब बोल रहे हैं और इको उसी टाइम होके आ जाए, मतलब साउंड रिफ्लेक्ट होके उसी टाइम आ जाए, तो हम लोग का दिमाग जो है ना वो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। और हम लोग को कितना साउंड सुनाई देगा? हम लोग को एक ही साउंड सुनाई देगा, जो कि है हमारा ओरिजिनल साउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप चाहते हो कि आपको रिफ्लेक्टेड साउंड मतलब इको सुनाई दे, तो आपका जो आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो ओरिजिनल साउंड और जो साउंड इको होके आ रहा है उनके बीच में कुछ गैप होना चाहिए, टाइम गैप होना चाहिए। तो वो टाइम गैप कितना होना चाहिए? वो टाइम गैप होना चाहिए 0.1 सेकेंड। मतलब अगर जो रिफ्लेक्टेड साउंड है ना वो 0.1 सेकेंड के बाद आता है, आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे सोच लो कि मैं बोला हेलो और ये साउंड ना रिफ्लेक्ट होके वापस 0.1 सेकेंड के बाद आता है, तो मुझे वो दोबारा हेलो सुनाई देगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर वो साउंड 0.1 सेकेंड के अंदर आ जाता है तो उस टाइम क्या होगा? मेरा मुंह से बोला हुआ हेलो और जो रिफ्लेक्ट होके साउंड आया है वो दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा और मेरा दिमाग फिर उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश और मुझे तब एक ही साउंड सुनाई देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो बोला है कि इको आपको तभी सुनाई देता है जब ओरिजिनल साउंड क्या हो जाता है? सीज हो जाता है, मतलब ओरिजिनल साउंड का असर खत्म हो जाता है, तब आपको इको सुनाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो इको सुनाई दे रहा है वो ओरिजिनल साउंड का खत्म होने का 0.1 सेकेंड बाद सुनाई दे रहा है। क्योंकि अगर ओरिजिनल साउंड सीज नहीं हुए रहेगा और आपको इको होके साउंड सुनाई देगा तो दोनों ओरिजिनल साउंड और इको वाला साउंड क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कम से कम ओरिजिनल साउंड और इको हुआ वाला साउंड के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड तो होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम गैप होगा उतना अच्छा है, पर 0.1 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी बेसिस पे हम लोग एक दूरी फाइंड किए हैं, एक डिस्टेंस फाइंड किए हैं। किसके किसके बीच में? सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में। सोर्स वो है जो साउंड प्रोड्यूस करेगा और ऑब्स्टेकल वो सरफेस है जिससे साउंड टकरा के रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होगा मतलब इको होगा। तो जैसे देख सकते हो, ये एक पर्सन है जो कि सोर्स है और ये साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये ऑब्स्टेकल है, यहाँ से साउंड टकरा के क्या हुआ? वापस आया। तो देखो साउंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? जाने में d डिस्टेंस कवर कर रहा है और आने में भी d डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब साउंड टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 2d। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d। और ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में सोच लो टाइम कितना है? मान लो टाइम कितना है? t है। तो साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 2d बाय टाइम होगा कि नहीं? जहाँ पे ये 2d जो है वो जाने और आने का डिस्टेंस है। ये आपको समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला से अगर रिलेट करें कि सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में कितना दूरी होना चाहिए कम से कम क्या होने के लिए? इको होने के लिए, तो वो दूरी कितना होगा उसको हम लोग अभी फाइंड करने वाले हैं। उसको फाइंड करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को पता है कि साउंड का जो स्पीड होता है एयर में कितना होता है। याद रखना, साउंड का स्पीड एयर में होता है 340 मीटर पर सेकेंड। तो किसी किसी बुक में 330 मीटर पर सेकेंड भी दिया जाता है, किसी किसी बुक में 340 मीटर पर सेकेंड भी दिया जाता है। तो आप लोग एक रेंज याद रखो कि साउंड का स्पीड एयर में कितना होता है? 330 से लेके 340 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर मैं साउंड का स्पीड एयर में डाल दूं कितना? 340 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग को पता है कि इको सुनाई देने के लिए जो आपका रिफ्लेक्टेड साउंड है वो कम से कम कितना देरी बाद आना चाहिए? 0.1 सेकंड के बाद आना चाहिए। ओरिजिनल साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 0.1 सेकंड के बाद में आना चाहिए। मतलब ओरिजिनल साउंड और इको हुआ वाला साउंड के बीच में गैप होना चाहिए 0.1 सेकंड। मतलब साउंड गया और आया उसमें कितना टाइम लगेगा? कम से कम 0.1 सेकंड। इससे ज्यादा भी लग सकता है पर कम से कम इतना। तो अगर मैं इस 0.1 सेकंड को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 340 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 34। और 34 में अगर ये 2 को डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? 17 मीटर। तो इससे पता चलता है कि डी का वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए इको होने के लिए? 17 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कंडीशन ऑफ इको। कंडीशन ऑफ इको क्या क्या है? एक कंडीशन है कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो ओरिजिनल साउंड का 0.1 सेकंड के बाद आना चाहिए कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो ज्यादा टाइम लेके भी आएगा तो अच्छा ही है, पर उससे कम टाइम में नहीं आना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में कम से कम कितना दूरी होना चाहिए? 17 मीटर का दूरी होना चाहिए। और देखो आगे हम लिखे भी हैं कि अगर ये दूरी 17 मीटर से कम होगा तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है जो और जो ओरिजिनल साउंड है वो दोनों मिक्स हो जाएगा और आपका दिमाग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। और उस केस में आपको इको सुनाई नहीं देगा, सिर्फ आपको ओरिजिनल साउंड ही सुनाई देगा, क्योंकि जो पहले प्रोड्यूस होगा वही सुनाई देगा। तो देखो जरूरी नहीं कि कोई भी साउंड अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो एक ही बार रिफ्लेक्ट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो ना वो बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब आप जो साउंड प्रोड्यूस किए ना वो एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर दूसरा सरफेस से टकराया, फिर दूसरा सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर तीसरा सरफेस में टकराया, ऐसे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है।
तो जब साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है, आपको एक ही साउंड बहुत बार सुनाई देता है, और उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। जैसे आप अगर हेलो बोलते हो और आपको सिर्फ एक बार हेलो की जगह बार बार हेलो सुनाई दे रहा है, हेलो 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 हेलो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। अब देखो हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़े थे कि इको होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो एक तो पढ़े थे टाइम फैक्टर, जो कि ओरिजिनल साउंड के बाद 0.1 सेकंड के बाद आपको रिफ्लेक्टेड साउंड आपके कान तक आना चाहिए, तभी आपको इको सुनाई देगा। दूसरा कंडीशन पढ़े थे कि सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में कम से कम 17 मीटर का दूरी होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा उससे ज्यादा हो सकता है पर कम से कम उतना होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे तीसरा कंडीशन भी एक है कि जो रिफ्लेक्टर है ना, जो साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो अगर कोई साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब जिसके कारण मुझे इको सुनाई देगा, उस रिफ्लेक्टर का साइज ना साउंड का जो वेवलेंथ होगा उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो साउंड एक तरह का क्या वाइब्रेशन है, और एक वाइब्रेशन कैसे बनता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ मिलके बनता है। तो एक वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कितना वाइब्रेशन है, एक क्रेस्ट एक ट्रॉ, एक वाइब्रेशन, फिर एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ, दो वाइब्रेशन, एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ, तीन वाइब्रेशन। ऊपर वाला को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाला को ट्रॉ बोलते हैं। तो एक वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो जो ऑब्स्टेकल होगा ना, उस ऑब्स्टेकल का साइज क्या होना चाहिए, लंबाई क्या होना चाहिए, इसका वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी वो साउंड को रिफ्लेक्ट कर पाएगा। अगर सोच लो कि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करके चले जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? तो रिफ्लेक्टर का साइज क्या होना चाहिए, इसका वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वेवलेंथ अगर ज्यादा हो जाएगा रिफ्लेक्टर से तो क्या होगा, उसको क्रॉस करके चले जाएगा और रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दूसरा चीज क्या बोला है, एक चौथा पॉइंट भी है कि साउंड का जो इंटेंसिटी होना चाहिए ना, जो साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको इको होने के लिए उसका इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब ये इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी को मेजर करने का तरीका क्या है कि एक यूनिट एरिया से पर सेकेंड कितना साउंड एनर्जी पास हो रहा है, पर सेकेंड एक यूनिट एरिया से कितना साउंड एनर्जी पास हो रहा है। मतलब सोच लो अगर मैं धीरे से बोलूं तो पर सेकेंड यूनिट एरिया से क्या होगा, कम साउंड एनर्जी पास होगा, और अगर मैं लाउडर बोलूं तो पर सेकेंड एक यूनिट एरिया से साउंड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा पास होगा, और ज्यादा पास होगा साउंड एनर्जी तो इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि साउंड ज्यादा एनर्जेटिक साउंड है, और जितना ज्यादा एनर्जेटिक साउंड होगा उतना ज्यादा इको होने का चांसेस क्या है, ज्यादा है। अगर मैं धीरे से बोलूंगा तो इको नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी होगा, लेकिन अगर मैं बहुत लाउडली बोलूंगा तो इको होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि साउंड का इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और इंटेंसिटी क्या होता है समझ में आया, कितना साउंड एनर्जी पास कर रहा है पर सेकेंड एक यूनिट एरिया से। तो उस हिसाब से अगर मैं इंटेंसिटी का यूनिट बोलूँ तो क्या होगा, यूनिट हो गया कितना एनर्जी पास कर रहा है पर यूनिट एरिया से, पर सेकेंड मतलब पर यूनिट टाइम में। तो उसके हिसाब से यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी का यूनिट हो गया जूल, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। और जूल पर सेकेंड को वाट बोलते हैं ना, पावर का यूनिट होता है। तो वाट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो गया, इंटेंसिटी का। नहीं समझे, तो इंटेंसिटी का यूनिट हो गया वाट पर मीटर सेकेंड, सॉरी वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो इको है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इको का यूज ना बैट करता है, चमगादड़ जो होता है ना वो लोग ना अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। वो अल्ट्रासोनिक साउंड जब कोई ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आता है तो उससे उन लोगों को पता चल जाता है कि वहां पे कुछ है। तो अगर सोच लो कि ऑब्स्टेकल उनका प्रे है, प्रे मतलब जिनको वो खाना चाहता है, तो उनको पता चल जाएगा कि वो जगह पे वो प्रे है, तो वो क्या करेंगे, वहां पे अटैक कर देंगे। अरे समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से जो फिशरमैन लोग होते हैं ना वो भी इको को यूज करते हैं। वो इको को कैसे यूज करते हैं, सोनार के फॉर्म में यूज करते हैं। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, मतलब साउंड के हेल्प से नेविगेशन करेंगे। नेविगेशन मतलब खोजेंगे, किसको खोजेंगे, रेंजिंग। रेंजिंग मतलब दूर चीजों के, मतलब जो भी चीज बहुत दूर है ना, जो भी चीज बहुत दूर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं। तो कोई भी दूर का चीज को अगर आप साउंड के हेल्प से खोज रहे हो मतलब नेविगेशन कर रहे हो, तो उसको सोनार बोला जाता है। तो सोनार में जो फिशरमैन रहते हैं वो भी सोनार टेक्निक से क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं, सोच लो कि यहाँ पे शिप है, शिप में दो चीज लगे रहता है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। मान लो यहाँ पे बहुत ज्यादा मछली है, तो ट्रांसमीटर से साउंड जाएगा और टकरा के क्या होगा, रिसीवर में आएगा। तो रिसीवर को अगर लगेगा कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मछली है, तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, जाल डालेंगे, तो उनका मछली पकड़ने का चांसेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसी तरह से जो कोई पुराना शिप डूब जाता है समुद्र में, उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। कौन सा टेक्नोलॉजी, सोनार से। उसके अलावा रेडार होता है, रेडार से क्या करते हैं, एनिमी का प्लेन को डिटेक्ट करते हैं। ये भी इको के ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मतलब सोच लो कि यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा है जो स्पेस में, मतलब जो हवा में क्या करेगा, ये जो हमारा स्पेस है उसमें क्या करेगा, रेडियो वेव छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा, अब सोच लो यहाँ से कोई एनिमी का प्लेन जा रहा है तो उससे क्या होगा, साउंड मतलब रेडियो वेव क्या है, लाइट है। तो जो भी देखो रेडार में क्या, कौन सा वेव यूज किया जाता है, या तो रेडियो वेव या माइक्रोवेव यूज किया जाता है, और दोनों का दोनों एक तरह का लाइट है। तो ये जब कोई ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आता है और रिसीवर इसको सेंस करेगा तो पता चल जाएगा कि कोई एनिमी का एरोप्लेन है। जब नहीं कि एनिमी का एरोप्लेन ही हो, अगर सोच लो हमारा ही एरोप्लेन है तो उसको वो डिटेक्ट कर लेगा। तो रेडार में साउंड को नहीं यूज करके क्या चीज को यूज किया जाता है, रेडियो और माइक्रोवेव। और वहां पे भी इको ही हो रहा है, और वहां पे साउंड का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है।
उसके अलावा इको का और यूज़ क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ किया जाता है। क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन का इमेज बनाने के लिए। तो अगर हमारे पेट में बेबी का मतलब बेबी का कंडीशन चेक करने के लिए कि बेबी ठीक है कि नहीं, और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। सिर्फ बेबी को चेक करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं होता है, हम लोग का शरीर में कोई भी ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उसका इमेज बनाने के लिए भी क्या यूज़ होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ होता है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर हार्ट को स्टडी करेंगे साउंड के हेल्प से, या हार्ट का इमेज बनाएंगे साउंड के हेल्प से, तो उसको बोलेंगे कार्डियोग्राफी। तो यहाँ पे कौन सा साउंड यूज हो रहा है, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज हो रहा है। और अल्ट्रासोनिक साउंड का जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो 20 किलो हर्ट्ज से क्या होता है, ज्यादा होता है। 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। मतलब जो भी अल्ट्रासोनिक साउंड होगा ना, वो तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई मीडियम का पार्टिकल 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट करेगा, 20,000 से ज्यादा बार वाइब्रेट करेगा। समझ में आएगा। तो अभी हम लोग वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साउंड एनर्जी जब भी प्रोड्यूस होता है तो मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट होता है। तो मीडियम का पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होता है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्सन है जो कि साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और जब ये पर्सन साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो जो मीडियम का पार्टिकल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मीडियम का पार्टिकल है जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये साउंड एनर्जी जाकर क्या करेगा, उस मीडियम का पार्टिकल को हिट करेगा। और जैसी साउंड एनर्जी जाकर उस मीडियम का पार्टिकल को हिट करेगा, तो उस एनर्जी के कारण मीडियम का पार्टिकल क्या होगा, अपने एक्चुअल पोजीशन से, जो उसका एक्चुअल पोजीशन था, एक्चुअल पोजीशन कौन सा था, जब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था तब वो जिस पोजीशन पे था उसको एक्चुअल पोजीशन बोलते हैं। और एक्चुअल पोजीशन का दूसरा नाम क्या है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे पार्टिकल पहले से था जब साउंड एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो जब ये पर्सन साउंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था तब जिस पोजीशन पे ये पार्टिकल था उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। लेकिन जैसे ये साउंड एनर्जी इस पार्टिकल को ऐसे करके ऐसे हिट करेगा, तो उस हीटिंग के कारण ये पार्टिकल क्या होगा, आगे की तरफ डिस्प्लेस करेगा, और ये डिस्प्लेस करके जहां तक जाएगा उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा और फिर वहां पे क्या होगा, जैसे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो एक रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर काम करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जो फोर्स उस पार्टिकल को दोबारा उसी पोजीशन पे लेके आएगा जिस पोजीशन से वो गया था। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप यहाँ पे एक स्प्रिंग देख सकते हो, तो इनिशियली इसका लंबाई इतना ज्यादा है, अगर हम लोग इसको कॉम्प्रेस करते हैं तो इसका लंबाई कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ये कॉम्प्रेसिव फोर्स, जो फोर्स के कारण हम इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करके रखे हैं, उस कॉम्प्रेसिव फोर्स को अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये स्प्रिंग दोबारा क्या होगा, अपना ओरिजिनल शेप में चले जाएगा। तो ये ओरिजिनल शेप में कैसे किया, कोई इंटरनल फोर्स है, तो वो इंटरनल फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, स्प्रिंग को दोबारा उसका ओरिजिनल शेप में ले आता है। तो उसी तरह से जैसे ये पार्टिकल साउंड एनर्जी के पुश के कारण आगे जाएगा, तो कुछ डिस्टेंस जाने के बाद, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने के बाद, रिस्टोरिंग फोर्स उसको क्या करेगा, वापस पुल करके उसके मीन पोजीशन पे लेके आएगा। लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आने के दौरान मोशन में है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या होगा, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। जैसे आप देख सकते हो कि ये जब जा रहा था उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट किया हूँ, और रिस्टोरिंग फोर्स के कारण जब ये दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है ये पार्टिकल, तो उसको मैं 2 से रिप्रेजेंट किया हूँ। लेकिन ये पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे आता है तो रुकता नहीं है, क्योंकि अभी मोशन में है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या होता है, ये लेफ्ट साइड जाने लगता है, इस साइड जाने लगता है, और इस साइड भी वो उतना ही दूर जाता है जितना दूर वो राइट साइड गया था। तो राइट साइड जहां तक गया था उसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड भी उतना ही दूर जा रहा है, तो लेफ्ट साइड को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन ही बोलेंगे। फिर जैसे ही वो इस एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा, दोबारा उसको रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, पुल करके वापस उसको उसका एक्चुअल पोजीशन पे लेके आएगा, जिसको हम यहाँ पे 4 से रिप्रेजेंट किए हैं। और ये फिर से जब अपना मीन पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे फिर से नहीं रुकेगा, ये फिर से उधर जाएगा जैसे ये पहला केस में जा रहा है, और फिर ये यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच के वापस आएगा। अब देखिए ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, ये डिफर कर सकता है। अगर साउंड बहुत ज्यादा ही एनर्जेटिक है तो ये पार्टिकल ज्यादा दूर तक जा सकता है, तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे भी आ सकता है। अब इस पार्टिकल को कितना साउंड एनर्जी मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना दूर तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पार्टिकल क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो एक तरह का क्या मोशन कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। और जब पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। इस वाइब्रेशन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया हूँ। तो इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को समझने के लिए आपको जो ये जो वाइब्रेशन मैकेनिज्म यहाँ हो रहा है, इसको आपको ये वाई एक्सिस में देखना है। जैसे ये जो हमारा मीन पोजीशन है उसको मैं 0 से रिप्रेजेंट किया हूँ, और जो हमारा राइट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन है उसको मैं यहाँ पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ, ये पॉइंट से। और जो हमारा लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है, पहले तो ये पार्टिकल साउंड एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, ये आगे जा रहा है। तो जब ये पार्टिकल आगे जाएगा तो इधर जाएगा, मतलब इधर जाएगा ये पार्टिकल। तो जब ये पार्टिकल इधर जाएगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, राइज होगा, क्योंकि सीधा सी बात है वो मीन पोजीशन से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो ग्राफ का राइज होगा।
जो कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये पार्टिकल जब वापस आने लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स के कारण अपने मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ग्राफ फॉल होगा। तो ग्राफ फॉल जो हो रहा है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल वापस आ रहा है, वापस अपने मीन पोजीशन पे आ रहा है, तो ग्राफ क्या होगा, फॉल होगा। तो जिसको हम 2 से रिप्रेजेंट किया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब क्योंकि वो इनर्शिया के कारण मीन पोजीशन पे रुकता नहीं है और मीन पोजीशन के मतलब जो स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है। और डायरेक्शन चेंज होने के बाद वो वापस लेफ्ट साइड का जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसके तरफ जा रहा है। तो ग्राफ क्या होगा, अब देखिए, क्योंकि पार्टिकल लेफ्ट साइड की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ग्राफ दोबारा राइज होगा, क्योंकि पार्टिकल दोबारा लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है। और लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे ही पहुंचेगा तो वहां का रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उसको दोबारा पुल करेगा उसके मीन पोजीशन की तरफ। और जैसे उसको मीन पोजीशन की तरफ पुल करेगा दोबारा, तो ग्राफ का वैल्यू क्या होगा, फिर से फॉल होने लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे फॉल हो रहा है, जिसको हम यहाँ पे 4 से रिप्रेजेंट किए हैं। और ये प्रोसेस चलते रहेगा, इसीलिए ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये वाइब्रेशन चलते रहेगा, तो ये जो ग्राफ है ये बार बार क्या होगा, कॉपी होते रहेगा, मतलब ये सेम टाइप का मोशन आपको बार बार मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो, ये 1 2 3 4 हुआ, फिर से 4 के बाद क्या होगा, फिर से 4 का ये जो 4th स्टेप है जिसमें ये मीन पोजीशन पे आ जाता है, उसके बाद ये दोबारा फिर से पहला वाला स्टेप फॉलो करेगा, तो फिर से राइज होगा। फिर दूसरा वाला स्टेप में ये वापस आएगा, फॉल होगा। फिर तीसरा वाला स्टेप में लेफ्ट साइड में जाएगा, तो फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में राइज होगा, फिर वापस आएगा, फॉल होगा। ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो ये ग्राफ कैसे बना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो पार्टिकल है वो, ये पार्टिकल का एक वाइब्रेशन को, मतलब इस पार्टिकल का वाइब्रेशन को हम मतलब एक वाइब्रेशन कब बोलेंगे, इस पार्टिकल का वाइब्रेशन को हम एक वाइब्रेशन तब बोलेंगे जब ये अपना मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाएगा और वापस मीन आएगा राइट साइड, मतलब ये अपना मीन पोजीशन से राइट साइड में एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा और वापस आएगा। ये 1 वाइब्रेशन नहीं हुआ, ये हाफ वाइब्रेशन हुआ। उसके बाद वो लेफ्ट साइड में भी अपना एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा और फिर वापस मीन पोजीशन पाएगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे एक वाइब्रेशन हुआ है। एक वाइब्रेशन कब हुआ, देखिए ध्यान से देख लीजिए। पहले मीन पोजीशन पे है, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन पे, और फिर ये इस साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे एक वाइब्रेशन। मतलब ये जब पूरा ये जो स्टेप्स है ना 1 2 3 4 फॉलो कर लेगा, तब हम लोग बोलेंगे 1 वाइब्रेशन। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये गया, फिर वापस आया, ये गया और फिर वापस आया, फिर वो लेफ्ट साइड गया और फिर वापस आया, तो ये हो गया आपका एक वाइब्रेशन। जैसे ये आधा वाइब्रेशन हो गया और ये आधा वाइब्रेशन, तो ये एक वाइब्रेशन हो गया। फिर ये दूसरा वाइब्रेशन हो गया। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि एक वाइब्रेशन क्या होता है। एक वाइब्रेशन ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, ये दोनों मिलकर रिप्रेजेंट करता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उसको क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट। और जो नीचे की तरफ ये दबा हुआ है, इसको ट्रॉ बोलते हैं। अब देखिए, एक वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगता है, एक वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगता है, मतलब एक वाइब्रेशन का टाइम मतलब हो गया ये पार्टिकल गया, आया, फिर इधर गया और फिर आया, राइट साइड गया, आया, फिर लेफ्ट साइड गया और आया, तब एक वाइब्रेशन हुआ। इस एक वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड एक तरह का टाइम ही है। उसके बाद नेक्स्ट है, 1 सेकंड में ये पार्टिकल कितना बार वाइब्रेट कर रहा है। मतलब सोच लीजिए 1 सेकंड में ये पार्टिकल गया, आया, फिर गया, आया, मतलब 1 सेकंड में राइट गया, आया, फिर लेफ्ट गया, आया, फिर राइट गया, आया, फिर लेफ्ट गया, आया। तो 1 सेकंड में ये इस टाइप का जो मूवमेंट है वो कितना बार कर रहा है, 1 सेकंड में वो कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो जैसे मैं इस ग्राफ में आपको समझाने के लिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं क्या किया हूँ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम को कितना ले लिया, 1 सेकंड ले लिया। तो इस 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, ये एक वाइब्रेशन हुआ और ये दूसरा वाइब्रेशन हुआ। क्योंकि 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन हो रहा है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी कितना बोलेंगे, 2 हर्ट्ज हुआ। क्योंकि 1 सेकंड टाइम में जितना वाइब्रेशन होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, 1 2, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2 हर्ट्ज। और एक वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो सीधा सा बात है, 2 वाइब्रेशन अगर 1 सेकंड में हो रहा है तो एक वाइब्रेशन कितना टाइम में होगा, उसका आधा टाइम में। 1 सेकंड का आधा कितना हो जाएगा, हाफ सेकंड। तो टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया हाफ सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाएंगे, किसके किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2 है और टाइम पीरियड का वैल्यू है 1/2। तो मैं 2 की जगह f लिख सकता हूँ, क्योंकि f का वैल्यू 2 के बराबर है। तो मैं अगर 2 की जगह f लिख दूँ तो टाइम पीरियड इक्वल हो जाएगा 1/2। 2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, f। तो टाइम पीरियड इक्वल हो जाएगा 1/f। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम, या टाइम पीरियड अगर ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। तो अगर 1 सेकंड में ज्यादा वाइब्रेशन होगा, 1 सेकंड में ज्यादा वाइब्रेशन होगा, तो एक वाइब्रेशन को करने में क्या मिलेगा, कम टाइम में मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है 1 सेकंड में। तो एक वाइब्रेशन होने के लिए क्या लग रहा है, कम टाइम लग रहा है। और अगर सोच लीजिए 1 सेकंड में बहुत कम वाइब्रेशन हो रहा है, 1 सेकंड में बहुत कम वाइब्रेशन हो रहा है, तो एक वाइब्रेशन होने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा।
तो सीधा सा बात है, फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिक टाइम पीरियड कम हो जाएगा। मतलब फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन अगर ज़्यादा हुआ 1 सेकंड में तो एक वाइब्रेशन होने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत स्पीड हो रहा है। और अगर 1 सेकंड में अगर कम बार वाइब्रेट हो रहा है तो ऑटोमेटिक टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत कम स्पीड में वाइब्रेट हो रहा है। तो अभी हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है? नेचुरल वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होता है जो कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में नहीं होता है, और ये वाइब्रेशन सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, कोई भी पेंडुलम है और वो पेंडुलम अगर वाइब्रेट कर रहा है वैक्यूम में, तो उस वाइब्रेशन को हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन बोलेंगे, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पेंडुलम का वाइब्रेशन को अपोज नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे हमारे धरती पे अगर मैं एक पेंडुलम लूँ और उसको वाइब्रेट कराऊँ तो वो वाइब्रेशन कुछ देर तक होने के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हवा है। तो जब पेंडुलम वाइब्रेट होगा तो हवा क्या करेगा, उसको बार बार फ्रिक्शन ऑफर करेगा। फ्रिक्शन ऑफर करेगा मतलब अपोजिंग करेगा। जैसे लीजिए पेंडुलम ऐसे वाइब्रेट हो रहा है तो हवा क्या कर रहा है ना, जैसे ये इधर जा रहा है तो इसको अपोज कर रहा है, और जैसे वो इधर आ रहा है तब भी अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है। जिसके कारण क्या होगा, इसका जो एनर्जी है वो ग्रेजुअली क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसका सारा एनर्जी फ्रिक्शन के कारण हीट फॉर्म में लॉस हो जाएगा और फाइनली इसका एनर्जी खत्म होने के बाद क्या होगा, ये रुक जाएगा। तो इसीलिए नेचुरल वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन है जो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में नहीं होता है। मतलब ये वाइब्रेशन जब भी होता है तो इसको कोई भी बाहरी फोर्स रोकता नहीं है। और ये वाइब्रेशन वैक्यूम में ही पॉसिबल है, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल मीडियम नहीं है जो कि इसको फ्रिक्शन ऑफर करेगा। उसके अलावा नेचुरल वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन को बोलते हैं जिसका फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया हूँ, जैसे इसका जैसे मैं इस पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं। तो ये पेंडुलम जो है ना, इसका फ्रिक्वेंसी हम कितना लिए, 2 हर्ट्ज। तो ये फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, मतलब ये कांस्टेंट है। ये पेंडुलम को आप कहीं से भी रिलीज करो, चाहे आप यहाँ से रिलीज करो, चाहे यहाँ से रिलीज करो, कहीं से भी रिलीज करो, ये पेंडुलम 1 सेकंड में 2 ही बार वाइब्रेट करेगा। मतलब इस पेंडुलम का जो फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट है। और सीधा सा बात है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगा तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन है। तो फ्रिक्वेंसी अगर 2 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/2 0.5 सेकंड। तो ये पेंडुलम को आप कहीं से भी रिलीज करिए, वो अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 0.5 सेकंड ही लेगा। ये सब वैल्यू सिर्फ आप एक समझाने के लिए लिए हैं। तो अगर आप यहाँ से रिलीज करो तभी वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 0.5 सेकंड लेगा, अगर आप यहाँ से भी रिलीज करो तभी वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 0.5 सेकंड ही लेगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है। क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगता है, तो वो कांस्टेंट है। और ये 1 सेकंड में आप कहीं से भी रिलीज करो, यहाँ से रिलीज करो, यहाँ से रिलीज करो, ये 1 सेकंड में 2 ही बार वाइब्रेट करेगा, क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी भी क्या है, कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन अरेज होता है कि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि देखिए जो फ्रिक्वेंसी होता है ना, नेचुरल वाइब्रेशन केस में जो फ्रिक्वेंसी होता है वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। एक बॉडी का या एक मीडियम का शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी मीडियम या किसी बॉडी का शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इस पेंडुलम का जो साइज है वो तो कांस्टेंट है ना, इसका साइज कितना है, L है। जैसे समझने के लिए मान लीजिए L का वैल्यू है, ये सिर्फ समझाने के लिए 10 सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं। तो इस पेंडुलम का जो साइज है या शेप का बात करें वो तो कांस्टेंट है, और नेचुरल वाइब्रेशन का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर शेप एंड साइज चेंज नहीं हो रहा है, अगर शेप एंड साइज चेंज नहीं हो रहा है, मतलब शेप एंड साइज अगर कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जैसे ही फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगा तो क्योंकि टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आपको, आप पेंडुलम को कहीं से भी रिलीज करो, पेंडुलम 1 सेकंड में 2 ही बार वाइब्रेट करेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए। अगर सोच लीजिए मैं ऐसा पेंडुलम लेता हूँ जिसका फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, तो मैं उसको कहीं से भी रिलीज करूँ तो वो 1 सेकंड में 5 ही बार वाइब्रेट करेगा, और उसके हिसाब से उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे कि इस फ्रिक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड कितना है, 0.5 सेकंड। तो मैं कहीं से भी रिलीज करूँ वो एक वाइब्रेशन 0.5 सेकंड में ही कंप्लीट करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं समझाने के लिए भी इसको दिखाया हूँ कि जैसे मैं अगर 1 न्यूटन फोर्स से हिट करता हूँ इसको, सो लीजिए पेंडुलम ऐसे अपना मीन पोजीशन पे था और मैं इसको 1 न्यूटन का फोर्स से धक्का मारता हूँ, ऐसे धक्का मारता हूँ, तो 1 न्यूटन का फोर्स के कारण सोच लीजिए वो यहाँ तक जा रहा है, इस पोजीशन तक, इस एक्सट्रीम पोजीशन तक, और उसके बाद उसको रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, खींच ले रहा है। और फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ये यहाँ आ रहा है, और फिर इनर्शिया के कारण क्या हो रहा है, इस साइड चले जा रहा है, फिर उसको रिस्टोरिंग फोर्स खींच रहा है। तो 1 न्यूटन के कारण सोच लीजिए वो इस मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक इतना ही दूर जा रहा है। और सीधा सवाल है, जब मैं इसी सेम पेंडुलम को, जैसे ये पेंडुलम और ये पेंडुलम सेम ही है, जैसे यहाँ इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर वाला ही है, तो दोनों का लंबाई सेम है, मतलब दोनों का फ्रिक्वेंसी सेम होने वाला है। और अगर मैं इसको 5 न्यूटन से हिट करूँगा तो सीधा सा बात है ये ज़्यादा दूर जाएगा। अगर मैं 1 न्यूटन से हिट करूँ तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन ना मीन पोजीशन से बहुत कम दूरी में होगा, और अगर मैं 5 न्यूटन से हिट करूँ तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन जो होगा इसका मीन पोजीशन से ज़्यादा दूर होगा। लेकिन फिर भी ये पेंडुलम 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन करेगा, ये पेंडुलम भी 1 सेकंड में उतना ही वाइब्रेशन करेगा। बस एम्पलीट्यूड बढ़ने का कारण क्या है कि एम्पलीट्यूड बढ़ने का कारण है डिस्टर्बिंग फोर्स। स्टार्टिंग में जो डिस्टर्बिंग फोर्स दिया जाता है, मतलब आप अगर नेचुरल वाइब्रेशन करवाना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग में जो फोर्स देना पड़ेगा ना, पेंडुलम अपने आप तो वाइब्रेट नहीं करने लगेगा, तो वो जो स्टार्टिंग वाला जो डिस्टर्बिंग फोर्स है ना, उसके ऊपर एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। बाकी फ्रिक्वेंसी को स्टार्टिंग फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। आप 10 न्यूटन से मारोगे तो पेंडुलम और दूर दूर जाएगा, मतलब उसका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन और दूर हो जाएगा। लेकिन वो 1 सेकंड में, अगर उस पेंडुलम का फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो वो 1 सेकंड में 2 ही बार वाइब्रेट करेगा।
मुझे लगता है मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक टर्म है जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे ये पेंडुलम जिस जगह पे पहले था उसको मीन पोजीशन बोलते हैं, और इसको आप एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल के तौर पे भी समझ सकते हो। ये पार्टिकल अपना मीन पोजीशन पे है और जब इसको फोर्स ऑफर किया जा रहा है साउंड एनर्जी के द्वारा तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है। तो मीन से जो एक्सट्रीम का जो गैप है ना उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जितना जितना ज्यादा होगा स्टार्टिंग का डिस्टर्बिंग फोर्स उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। जैसे यहाँ पे 1 न्यूटन के लिए कम एम्पलीट्यूड है और 5 न्यूटन के लिए क्या है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, मतलब मीन से एक्सट्रीम का गैप क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अगर मैं इस वाइब्रेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, ये दोनों वाइब्रेशन को जो कि सेम पेंडुलम के लिए है पर अलग अलग फोर्स के लिए है, तो अगर मैं पहला केस का डायग्राम रिप्रेजेंट करूँ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो क्योंकि इस पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में ये कितना वाइब्रेशन करेगा, 1-2 वाइब्रेशन करेगा। और क्योंकि ये भी पेंडुलम वही ये पेंडुलम भी यही वाला पेंडुलम है, मतलब दोनों सेम है, दोनों का लंबाई क्या है, सेम है। दोनों का लंबाई सेम होने के कारण क्या होगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। लेकिन इसमें हम 5 न्यूटन का फोर्स दिए ना, तो 5 न्यूटन का फोर्स देने से क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन 1 सेकंड में ये जितना बार वाइब्रेट हो रहा था, ये कितना बार वाइब्रेट हुआ, 2 बार वाइब्रेट हुआ। तो ये भी 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट होगा, 2 ही बार वाइब्रेट होगा। आप देख सकते हो कि ये भी 1 सेकंड में 2 ही बार वाइब्रेट हो रहा है, 1 और 2, और ये भी 1 सेकंड में 2 ही बार वाइब्रेट हो रहा है। इसका टाइम पीरियड जो है वो देखिए, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 2 है तो टाइम पीरियड कितना होगा, 1/2। इसका टाइम पीरियड 1/2 है और इसका टाइम पीरियड भी 1/2 ही है। मतलब ये अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, हाफ सेकंड ले रहा है, और ये भी अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में हाफ सेकंड ले रहा है। लेकिन फर्क क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है एम्पलीट्यूड में, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिस्टर्बिंग फोर्स दोगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर आप कम डिस्टर्बिंग फोर्स दोगे तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और कम डिस्टर्बिंग फोर्स दोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको एक बार तो फोर्स देना ही पड़ेगा, बार बार फोर्स नहीं देना है, एक बार देना है। तो एक बार जो फोर्स दे रहे हो अगर कम दोगे तो कम एम्पलीट्यूड होगा, ज्यादा दोगे तो ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। तो इसको हम लोग इस वाइब्रेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वाइब्रेशन में ये हमारा मीन पोजीशन होता है और यहाँ से जहां तक जाता है वो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होता है, और मीन से एक्सट्रीम का गैप को ही क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो उस हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड आप यहाँ पे कितना स्मॉल ए लिए हैं हम, जो कि कम है, तो राइट साइड में प्लस ए लिए हैं, क्योंकि जब राइट साइड आ रहा है तो उस एम्पलीट्यूड को हम प्लस ए लिए हैं, और जब ये चीज लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब इस मीन पोजीशन से लेफ्ट वाला एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा तो उसको हम लोग माइनस ए लेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मीन से एक्सट्रीम का जो गैप है, ये गैप मीन से जो एक्सट्रीम का गैप है वो कम है, और इस केस में आप देख सकते हो मीन से जो एक्सट्रीम का गैप है वो ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। उसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसका एम्पलीट्यूड कम है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो ज्यादा फोर्स देने से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इस टाइप का वाइब्रेशन को नेचुरल वाइब्रेशन बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका कोई भी पेंडुलम जो कि वैक्यूम में वाइब्रेट कर रहा है। और तो सीधा सी बात, अगर नेचुरल वाइब्रेशन आपको पूछेगा तो आप बोलोगे कि नेचुरल वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन है जो कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में नहीं होता है, मतलब कोई भी हवा होगा उसको रोकना नहीं चाहिए, और वो वैक्यूम में होगा, उसका फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, और उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगा पार्टिकुलर फोर्स के लिए। जैसे मैं अगर सिर्फ 1 न्यूटन के लिए बात करूं, 1 न्यूटन के लिए आप देख सकते हो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं 5 न्यूटन दे रहा हूं तो 5 न्यूटन के लिए भी इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, पर 1 न्यूटन वाला से क्या है, अलग है। तो ये एक ऐसा वाइब्रेशन है जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर आप इसी वाइब्रेशन को कोई एयर मीडियम में करोगे तो क्योंकि एयर क्या करेगा, बार बार फ्रिक्शन ऑफर करेगा, तो ये वाइब्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। तो जो पहले अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड था तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा जब पेंडुलम स्टॉप हो जाएगा, और उस वाइब्रेशन को डैम वाइब्रेशन बोलते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना वाइब्रेशन हो रहा है। तो हम ऑलरेडी बताएं कि एक वाइब्रेशन क्या होता है, ये एक वाइब्रेशन हुआ, एक ऊपर और एक नीचे मिलकर एक वाइब्रेशन होता है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे काउंट करके बताओ कितना वाइब्रेशन हो रहा है, 1 2 3, और ये वाइब्रेशन यहाँ पे टोटल टाइम कितना, 1 सेकंड, और 1 सेकंड में जितना भी वाइब्रेशन होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना, 3 हर्ट्ज, क्योंकि 1 सेकंड में 3 वाइब्रेशन हो रहा है, ये समझ में आया कि नहीं। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है। तो देखो 3 वाइब्रेशन होने में अगर 1 सेकंड लग रहा है तो एक वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा, 1/3 सेकंड, ये समझ में आया कि नहीं। तो देखो टाइम पीरियड हो गया एक वाइब्रेशन में लगने वाला टाइम, और 3 वाइब्रेशन होने में 1 सेकंड लगा, तो एक वाइब्रेशन होने में कितना लगेगा, उस एक सेकंड का 3 टुकड़ा हो जाएगा। अरे ये 1 सेकंड ले रहा है तो ये कितना लेगा, 1/3 लेगा कि, और एक वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और टाइम पीरियड का वैल्यू है 1/3 और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 3। तो उस हिसाब से हम लोग को क्या पता चलता है, देखो टाइम पीरियड है 1/3 और 3 का वैल्यू किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो हम 3 की जगह f लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन बन गया, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ये समझ में आया। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक वाइब्रेशन होने में जो डिस्टेंस कवर करता है वेव ऐसे से जा रहा है कि नहीं, तो एक वाइब्रेशन करने में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है दिख रहा है, ये डिस्टेंस, तो एक वाइब्रेशन करने में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और वेवलेंथ को क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्ब्डा, समझ में आया। ये देखो एक वाइब्रेशन होने में जो डिस्टेंस कवर करता है,
एक वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। एक वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और एक वाइब्रेशन करने में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। समझ में आया? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और एक वाइब्रेशन करने में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो हम डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ लिख सकते हैं। और एक वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, तो टाइम की जगह हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिख सकते हैं कि नहीं? और हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन है। तो टी इक्वल टू 1/f है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t। तो यहाँ पे 1/t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन मिल गया किसके किसके बीच में, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये आपको समझ में आया? ओके। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक सेकंड टाइप का वाइब्रेशन जिसका नाम है डैम्प्ड वाइब्रेशन। और डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब होता है जो वाइब्रेशन एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में होता है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स के प्रेजेंस में होता है। जैसे रेजिस्टिव फोर्स क्या क्या हो सकता है, देखो जो एक फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहता है कि जो पेंडुलम मीन से एक्सट्रीम गया ना वो दोबारा कहाँ आ जाए, मीन पे आ जाए। लेकिन ये मीन पे आके रुकता क्यों नहीं है, क्योंकि ये कौन सा इनर्शिया में है, इनर्शिया ऑफ मोशन में है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये दोबारा कहाँ चले जाता है, लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम चले जाता है। फिर जब ये वापस मीन पे आता है, कौन सा फोर्स के कारण वापस आता है, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण। तो रिस्टोरिंग फोर्स चाहता है कि ये वापस मीन पोजीशन पे चले जाए, लेकिन हवा क्या ऑफर कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है, और हवा चाहता है कि ये मीन पोजीशन पे पहुंच ना पाए। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है कि नहीं, और एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, इसका वाइब्रेशन को अपोज कर रहा है। तो जब इसका वाइब्रेशन को एक्सटर्नल फोर्स बार बार अपोज करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। सोच लो पहले ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक गया था, जैसे कि नेचुरल वाइब्रेशन में होता है। तो पहला बार में तो चले गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर लिया, मतलब एम्पलीट्यूड कवर कर लिया। दूसरा बार में क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड घटने लगा, मतलब इसका एक्सट्रीम पोजीशन ग्रेजुअली क्या होने लगा, कम होने लगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप वो चीज को देख सकते हो, स्टार्टिंग में तो इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है जैसे कि नेचुरल वाइब्रेशन का होता है, और बाद में क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते घटते खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बार बार फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। इसके अंदर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो बार बार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये आपको समझ में आ रहा है? और इसका जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है ना, डैम्प्ड वाइब्रेशन का जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी, वो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, नेचुरल वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है उससे क्या होता है, कम होता है। देखो लिखे भी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कि नहीं? अरे एक चीज जब नेचुरली, मतलब एक चीज जब बिना रेजिस्टिव फोर्स का वाइब्रेट करता है ना, तो एक सेकंड में ज्यादा बार वाइब्रेट करता है। लेकिन जब एक चीज रेजिस्टिव फोर्स का प्रेजेंस में वाइब्रेट करता है तो एक सेकंड में कम बार वाइब्रेट करता है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स उसको क्या कर रहा है, बार बार ओपोज कर रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सीधा सा बात है, कोई एक तुम बॉल कैसे धक्का मारे और कोई भी ओपोजिशन नहीं है, वो बॉल गया और दीवार से टकरा के आया, फिर इस दीवार में टकराया, फिर गया, टकरा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन बीच में क्या है, बालू और कंकर सब डाल दो, फिर ऐसे धक्का मारोगे तो क्या होगा, उसको जाने आने में परेशानी होगा। तो उसका जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है एक सेकंड का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही लिखा है कि डैम्प्ड वाइब्रेशन में जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है वो नेचुरल वाइब्रेशन वाला फ्रीक्वेंसी से कम होता है। प्लस हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड होता है ना इसका, वो भी नेचुरल वाइब्रेशन से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो नेचुरल वाइब्रेशन के बराबर ही एम्पलीट्यूड है, लेकिन बाद में एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो उन अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, नेचुरल वाइब्रेशन से कम है। ये समझ में आएगी? तो नेक्स्ट वाइब्रेशन जो है वो है फोर्स वाइब्रेशन। और फोर्स वाइब्रेशन जो होता है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के प्रेजेंस में होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे डैम्प वाइब्रेशन। डैम्प वाइब्रेशन वो होता है जिसको, जो कि जैसे कि एक एग्जांपल हो गया, कोई भी पेंडुलम जब हवा में वाइब्रेट होते रहता है तो उसको डैम्प वाइब्रेशन बोलते हैं, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन में क्या है ना, हम लोग बार बार उसको वाइब्रेशन, जैसे ही उसका एम्पलीट्यूड कम होने जा रहा है हम लोग उसको क्या कर दे रहे हैं, उसको धक्के, मतलब उसको दोबारा वाइब्रेट कर दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि जब एक गिटार का प्ले करने वाला जो आर्टिस्ट होता है ना, वो जब गिटार का स्ट्रिंग को बजाता है, गिटार का स्ट्रिंग को जब बजाता है तो हम लोग जानते हैं कि गिटार का स्ट्रिंग को जहाँ बजाता है वहाँ पे एक होल रहता है और वहाँ पे एक बॉक्स रहता है, वुडन बॉक्स। तो जब वो गिटार का स्ट्रिंग को बजाता है ना, तो ये वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, उसके अंदर जो हवा है, मतलब इसका वाइब्रेशन किससे शेयर हो जाता है, उसके अंदर जो हवा है उसका वाइब्रेशन से शेयर हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, वो हवा भी वाइब्रेट करने लगता है और उसी कारण से आपको साउंड सुनाई देता है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को बजा रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग के कारण हवा में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स वाइब्रेशन। मतलब हवा उसी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, मतलब स्ट्रिंग को हम लोग जितना फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे ना, हवा भी उसी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा। हवा अपना नेचुरल फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हर नेचुरल वाइब्रेशन उस बॉडी का शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और हवा एक अलग टाइप का सब्सटेंस है और ये जो स्ट्रिंग है वो एक अलग टाइप का सब्सटेंस है। तो हम लोग जब इस स्ट्रिंग को सोच लो 50 हर्ट्ज पे बजा रहे हैं, तो हवा भी कितना हर्ट्ज पे वाइब्रेट करेगा, 50 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करेगा। मान लो कि हवा का जो नेचुरल वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है वो है सोच लो 25 हर्ट्ज है, तो हवा 25 हर्ट्ज पे वाइब्रेट नहीं करके कितना भी करेगा, 50 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करेगा। तो वही लिखा है कि जब हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स से कोई चीज को बार बार वाइब्रेट करते हैं, सोच लो तो झूला है, वो झूला ना ऐसे झूल रहा है, वो झूला जैसे ही मेरे तरफ आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। वो झूला जैसे ही मेरे तरफ आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो झूला का झूलने का कारण कौन है, हम है, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, बार बार फोर्स दे रहे हैं। तो जब भी कोई वाइब्रेशन एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में होता है तो उसको क्या बोलते हैं,
फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं। और यहाँ पे हम झूला को जो फ्रिक्वेंसी में धक्का मारेंगे झूला उसी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा, झूला अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करेगा। इसका एम्पलीट्यूड ना मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इसका नेचुरल वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड तक ही जा सकता है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज उस टाइम बताना भूल गया था जो मैं बता रहा हूँ। हम आप लोग को ऑलरेडी बता दिए थे कि एक वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो देखो वेवलेंथ को और भी तरीका से मेजर किया जा सकता है, एक दूसरा तरीका से भी मेजर किया जा सकता है। एक तरीका है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नाप लो, वो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक वाइब्रेशन हुआ। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस नापोगे ना तब भी वो वेवलेंथ के बराबर ही होगा। क्यों होगा, देखो इसको अगर आप 4 टुकड़ा कर दो तो समझ जाओगे, 1 2 3 4 और इसको 5 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और ये कितना टुकड़ा से बना हुआ है, 1 2 3 4। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी नापूं तो कितना टुकड़ा से बना हुआ है, 1 2 3 4। नहीं समझ में आया। और उसी तरह से अगर मैं इसको भी कर दूं 7 और 8 और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी दूरी नापूं तो कितना टुकड़ा से बना हुआ है, 1 2 3 4। तो दैट मीन्स आप वेवलेंथ को अलग अलग तरीका से नाप सकते हो। एक तरीका है कि आप एक वाइब्रेशन का डिस्टेंस को नाप लो, या दूसरा तरीका है आप दोनों क्रेस्ट का बीच का दूरी का नाप लो, क्योंकि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो क्रेस्ट का दूरी को भी क्या बोलते हैं, क्रेस्ट का दूरी भी उतना ही होगा जितना यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। और उसी तरह से ट्रॉ ये जो नीचे वाला हिस्सा उसको ट्रॉ बोलते हैं, ट्रॉ का दूरी भी उतना ही होगा जितना यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको भी वेवलेंथ बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रॉ, उसको भी हम लोग वेवलेंथ बोल सकते हैं। ये सारा चीज समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक तो और चीज है कि वाइब्रेशन ऑफ बॉडी आर नॉट इन फेज विद द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। इसका मतलब हुआ कि जो भी बॉडी वाइब्रेट हो रहा है वो अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं हो रहा है, बल्कि जिस फ्रिक्वेंसी में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो बॉडी का नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं होता है। तो अभी हम लोग रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस एक स्पेशल केस है फोर्स वाइब्रेशन का। तो रेजोनेंस एक स्पेशल केस है फोर्स वाइब्रेशन का। तो रेजोनेंस तो हम लोग रेजोनेंस को जानने से पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, फोर्स वाइब्रेशन के बारे में जानेंगे। उसको समझने के लिए जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक पेंडुलम को लिए हैं। पेंडुलम एक वाइब्रेटिंग बॉडी है। तो ये पेंडुलम का लंबाई के हिसाब से इसका जितना लंबाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो होता है या मीडियम होता है उसका जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है वो उस बॉडी का शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ समझाने के लिए मान लीजिए इसके इस शेप एंड साइज के लिए इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितना है, 2 हर्ट्ज है। मतलब ये 1 सेकंड में अगर मैं इसको एक बार ऐसे करके हिट कर दूं, इसको मैं अगर सिर्फ एक बार हिट करके छोड़ दूं तो ये 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट करेगा, 2 बार वाइब्रेट करेगा। अगर ये नेचुरली वाइब्रेट करे तो मतलब मैं इसको सोच लीजिए एक बार ऐसे मार दिया और वैक्यूम में इसको रख दिया तो ये 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट करेगा, 2 बार वाइब्रेट करेगा, क्योंकि इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितना है, 2 है। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है, मान लीजिए कि मैं इसको एक बार हिट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको बार बार हिट कर रहा हूं। मतलब मैं एक पीरियोडिक फोर्स से हिट कर रहा हूं। पीरियोडिक फोर्स मतलब मैं हर कुछ इंटरवल में इसको हिट कर रहा हूं। मतलब मान लीजिए मैं 1 सेकंड में इसको 5 बार हिट कर रहा हूं, मतलब मेरा मारने का जो फ्रिक्वेंसी है इसको वो 5 हर्ट्ज है। तो ये हो गया। तो मैं अब इसके लिए क्या हो गया, मैं इसके लिए एक बाहरी फोर्स हो गया जो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं पीरियोडिकली अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इक्वल इंटरवल में अप्लाई कर रहा हूँ। हर 1 सेकंड में इसको 5 बार मार रहा हूँ। तो मेरा मारने का फ्रिक्वेंसी कितना है, 5 हर्ट्ज, और इसका खुद का नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितना है, 2 हर्ट्ज। तो जब मैं इसको सिर्फ एक बार मारता और छोड़ देता तो ये 1 सेकंड में 2 ही बार वाइब्रेट होता। लेकिन जब मैं इसको हर एक सेकंड में 5 बार मारूं तब क्या होगा, तब ये उसी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा जिस फ्रिक्वेंसी में मैं इसको मार रहा हूं। इस सिचुएशन को बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन में क्या हो रहा है कि वो बॉडी उतना ही फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा जितना फ्रिक्वेंसी में मैं उसको बार बार हिट कर रहा हूं। वो अपना नेचुरल फ्रिक्वेंसी में फिर वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। वो अपना नेचुरल फ्रिक्वेंसी में तभी वाइब्रेट करेगा जब मैं उसको एक बार मार के छोड़ दूं। एक बार मार के अगर मैं छोड़ दिया तो वो 1 सेकंड में 2 ही बार वाइब्रेट करेगा, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। लेकिन अगर मैं उसको 1 सेकंड में 5 बार मार रहा हूँ, फिर अगला 1 सेकंड में फिर से 5 बार मार रहा हूँ, तो मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ और मैं इस प्रोसेस को रोक नहीं रहा हूँ, तब ये कौन सा वाइब्रेशन में आ जाएगा, फोर्स वाइब्रेशन। तब ये अपना फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, मतलब 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। इसको 1 सेकंड में मेरे बार बार मारने के कारण 1 सेकंड में इसको 5 बार वाइब्रेट करना पड़ेगा। तो इस फेनोमेना को, मतलब इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फोर्स वाइब्रेशन। तो मुझे लगता है फोर्स वाइब्रेशन आपको समझ में आ गया। फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है, जो वाइब्रेटिंग बॉडी होता है वो उतना ही फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करता है जितना फ्रिक्वेंसी में उसको फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब देखिए रेजोनेंस क्या है ना, फोर्स वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस किस हिसाब से इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं इसको पहले 1 सेकंड में 5 बार मार रहा था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ 1 सेकंड में इसको 4 बार मार रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ टाइम बाद इसको 1 सेकंड में 3 बार मार रहा हूँ। फिर मैं कुछ सेकंड बाद क्या किया, इसको 1 सेकंड में 2 बार मार रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ, मैं जब इसको 1 सेकंड में 2 बार मार रहा हूँ तो मेरा जो मारने का फ्रिक्वेंसी है इसको
वो इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी से क्या हो गया, मैच हो गया। इसी सिचुएशन को रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस मतलब एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो फोर्स वाइब्रेशन का जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो उस वाइब्रेटिंग बॉडी का नेचुरल फ्रिक्वेंसी से क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इस चार पेंडुलम से समझेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और ये स्ट्रिंग में ये चार पेंडुलम लटके हुए हैं, जिसमें पेंडुलम ए और पेंडुलम सी जो है ना, इन दोनों का जो लंबाई है वो सेम है, और लंबाई सेम होने के कारण दोनों का नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी क्या है, सेम है। और इसका लंबाई छोटा है, इसका लंबाई छोटा होने के कारण क्या, इसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि सीधा सा बात है, अगर कोई चीज छोटा होता है तो वो कम डिस्टेंस उसको कवर करना है, क्योंकि कोई भी चीज छोटा होगा तो वो क्या होगा, जल्दी जल्दी वाइब्रेट होगा। और कोई चीज अगर बहुत लंबा है तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वाइब्रेट होगा, क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। और कोई चीज छोटा है तो उसको क्या करना है, कम डिस्टेंस कवर करना है, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी वाइब्रेट होगा। और कोई चीज बहुत ज्यादा ही लंबा है तो क्या होगा, क्योंकि उसको लंबा डिस्टेंस कवर करना है वाइब्रेट करने के लिए, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वाइब्रेट होगा। तो ये क्योंकि छोटा है तो इसलिए क्या होगा, जल्दी जल्दी वाइब्रेट होगा इन दोनों के कंपेरिजन में, और इसके कंपेरिजन में भी, क्योंकि ये छोटा है तो जल्दी जल्दी वाइब्रेट होगा। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिंग लेना, उसमें कुछ लटका देना, उसको ऐसे वाइब्रेट करना, देखना वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट होगा। और एक बड़ा सा स्ट्रिंग लोगे, उसमें कुछ लटकाओगे तो वो धीरे धीरे वाइब्रेट होगा। तो इन दोनों का जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी वो सेम है, और इसका जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा वो सीधा सा बात है इन दोनों से ज्यादा होगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट हो रहा है। तो सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितना ले लिया हूँ, 10 हर्ट्ज ले लिया हूँ। उसी तरह से यहाँ पे एक लंबा साइज का भी पेंडुलम है, और सीधा सा बात है जो लंबा साइज का है वो धीरे धीरे वाइब्रेट होगा, और अगर वो धीरे धीरे वाइब्रेट होगा तो उसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि देखो ये 1 सेकंड में कम बार वाइब्रेट होगा, और ये क्योंकि छोटा साइज का है तो ये 1 सेकंड में ज्यादा बार वाइब्रेट होगा। और ये क्योंकि ये दोनों इंटरमीडिएट साइज का है, मतलब इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो ये इससे कम बार वाइब्रेट होगा और इससे ज्यादा बार वाइब्रेट होगा, क्योंकि इसके कंपेरिजन में छोटा है, इसको इसके कंपेरिजन में इसको कम डिस्टेंस कवर करना है, तो ये जल्दी वाइब्रेट होगा। और ये जो है बहुत ज्यादा ही लंबा है तो ये कुछ ज्यादा ही धीरे वाइब्रेट होगा। तो 1 सेकंड में कम वाइब्रेशन करेगा, कम फ्रिक्वेंसी है। ये 1 सेकंड में थोड़ा इससे ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो इसका फ्रिक्वेंसी इससे ज्यादा है, और ये 1 सेकंड में बहुत ज्यादा ही वाइब्रेट करेगा तो इसीलिए इसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो हम लोग को यहाँ पे इन चारों पेंडुलम का नेचुरल फ्रिक्वेंसी पता है, 5 हर्ट्ज है, इसका 10 हर्ट्ज है, इसका भी 5 है, और इसका भी इसका 2 है। अब क्या होगा कि मैं अब क्या करता हूँ ना, इस पेंडुलम को ना ऐसे करके धक्का दे देता हूँ, एक ही बार धक्का देता हूँ और छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं इस पेंडुलम को धक्का देके छोड़ूंगा तो क्योंकि इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितना है, 5 हर्ट्ज, तो ये 5 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगेगा। और जैसे ये 5 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा तो इसके वाइब्रेशन के कारण ये तार भी ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगेगा। कितना फ्रिक्वेंसी में, 5 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी में ही, क्योंकि इस तार को ये पेंडुलम क्या ऑफर कर रहा है, फोर्स वाइब्रेशन। मतलब ये इसको उतना ही फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करा रहा है जितना फ्रिक्वेंसी में खुद वाइब्रेट हो रहा है। अब जब ये 5 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट होने लगेगा इसके कारण, तो उसके कारण बाकी पेंडुलम भी अपने अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं होके वो इस फोर्स वाइब्रेशन वाला फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट होने लगेंगे। और ये सभी पेंडुलम किस में आ जाएंगे, फोर्स वाइब्रेशन का सिचुएशन आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी पेंडुलम इसके फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक तो चीज देखने वाला चीज है कि देखिए इसका और इसका फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी सेम है, तो इसका वाइब्रेशन जब इसको मिलेगा तो सीधा सा बात है, इसका वाइब्रेशन जब इसको मिलेगा तो ये जितना फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है ये भी उतना ही फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट होगा, और इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब ये 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन करेगा ये भी 1 सेकंड में उतना ही वाइब्रेशन करेगा, क्योंकि दोनों का नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है। मतलब इसके और इसके बीच में रिजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका ये 5 हर्ट्ज में वाइब्रेट कर रहा है और इसका भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, और ये भी इसके कारण, इसके फोर्स के कारण ये भी अभी भी 5 ही हर्ट्ज में वाइब्रेट कर रहा है। पहले अगर इसको मैं अकेले भी वाइब्रेट कराता तभी ये 5 ही हर्ट्ज में करता, और इसके 5 हर्ट्ज के फोर्स वाइब्रेशन के कारण भी ये अभी 5 ही हर्ट्ज में वाइब्रेट कर रहा है। मतलब दोनों किस में आ जाएगा, रिजोनेंस में आ जाएगा। और जैसे ही रिजोनेंस में आएगा तो दोनों का जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है ना वो क्या होगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का फ्रिक्वेंसी सेम है। तो दोनों 1 सेकंड में ये जितना वाइब्रेशन करेगा 1 सेकंड में वो भी उतना ही वाइब्रेशन करेगा, तो दोनों का जो वाइब्रेशन करने का जो एम्पलीट्यूड है, मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन का दूरी, वो क्या हो जाएगा, इसका और ए का और सी का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही वाइब्रेट करने लगेगा, क्योंकि दोनों का फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम ही है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी सेम है। मतलब ये दोनों रिजोनेंस में आ जाएगा। लेकिन अब इन दोनों के साथ क्या होगा, क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और इसका फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो इसका फ्रिक्वेंसी इससे तो मैच नहीं कर रहा है ना। तो ये पेंडुलम का नेचुरल फ्रिक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, लेकिन इसके फोर्स वाइब्रेशन के कारण ये कितना में वाइब्रेट कर रहा है, 5 हर्ट्ज में वाइब्रेट कर रहा है। अब क्योंकि ये 5 हर्ट्ज में वाइब्रेट कर रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको समझाने के लिए आप थोड़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी के बारे में हम बताएं। पहले इसका फ्रिक्वेंसी था 10 हर्ट्ज, उस हिसाब से इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/f, मतलब 1/10, 0.1 सेकेंड। तो पहले इसका टाइम पीरियड था 0.1 सेकेंड, मतलब ये एक वाइब्रेशन 0.1 सेकेंड में कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि ये इसके फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, इस पेंडुलम के फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है जो कि है 5 हर्ट्ज, तो जैसे ये 5 हर्ट्ज में वाइब्रेट करेगा, मतलब इसके फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड अब कितना हो जाएगा, 1/5 के हिसाब से 0.2 हो जाएगा। मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा।
तो पहले क्या था, ये 1 सेकंड में, सॉरी पहले ये एक वाइब्रेशन 0.1 सेकंड में कर रहा था, मतलब इसका वाइब्रेशन काफी फास्ट था। और फास्ट वाइब्रेशन करने के लिए इसको डिस्टेंस कवर क्या करना पड़ेगा, कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और अगर ये कम डिस्टेंस कवर करेगा तो सीधा सा बात है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्योंकि अब ये 0.1 सेकंड में वाइब्रेट नहीं कर रहा है, अभी ये 0.2 सेकंड में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ये अपना वाइब्रेशन 0.1 सेकंड में नहीं करके कितना कर रहा है, 0.2 सेकंड में कर रहा है, मतलब ज्यादा टाइम में कर रहा है। ज्यादा टाइम में कर रहा है मतलब ये पहले से क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। और जब स्लो हो जाएगा तो ये स्लो होने का मतलब क्या हो गया, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो सीधा सा बात है पहले जितना इसका एम्पलीट्यूड था 0.1 सेकंड के लिए, अभी क्योंकि ये ज्यादा टाइम ले रहा है, ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा डिस्टेंस, और ज्यादा डिस्टेंस के कारण क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड पहले के कंपेरिजन में क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये बात है कि इसका एम्पलीट्यूड तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इसका एम्पलीट्यूड कितना भी बढ़ जाए, इसका एम्पलीट्यूड ए और सी के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एम्पलीट्यूड का ज्यादा से ज्यादा कितना वैल्यू हो सकता है, इस लंबाई के बराबर हो सकता है। अगर सोच लीजिए कोई पेंडुलम अपना मीन पोजीशन से पूरा ऐसे इतना दूर तक वाइब्रेट कर जाए, तो उस केस में क्या होगा, इसका लंबाई और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम हो जाएगा, इसका लंबाई और इसका जो ये एम्पलीट्यूड है वो सेम हो जाएगा। तो ये कितना भी दूर तक वाइब्रेट करे लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कभी भी इन दोनों के बराबर नहीं होगा। इसीलिए इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन दोनों के कंपैरिजन में, ए और सी के कंपैरिजन में कम ही रहेगा। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि इसका एम्पलीट्यूड क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो आप लिखना कि एम्पलीट्यूड तो बढ़ रहा है लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में इसका एम्पलीट्यूड कम ही रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग का जो लंबाई है वो छोटा है। तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना वाइब्रेट हो सकता है, ये इतना छोटा है, अगर इतना छोटा है तो ये ज्यादा से ज्यादा अपना लंबाई के बराबर ही वाइब्रेट कर सकता है, मतलब मीन से एक्सट्रीम ज्यादा से ज्यादा उतना ही जा सकता है, उससे भी तो नहीं जा सकता। लेकिन अगर क्योंकि इन लोगों का लंबाई ज्यादा है तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है मीन से एक्सट्रीम का, तो उस हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड कम है। अब अगर मैं इस पेंडुलम का बात करूं तो इसका पहले फ्रीक्वेंसी था 2 हर्ट्ज, उसके हिसाब से इसका टाइम पीरियड कितना था, 0.5 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड था, मतलब ये बहुत धीरे धीरे, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज था तो फ्रीक्वेंसी कितना, इसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज था तो उसके हिसाब से इसका टाइम पीरियड कितना था, 0.5 सेकेंड। और 0.5 सेकेंड के हिसाब से ये बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था। और जब भी कोई चीज धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो मीन से एक्सट्रीम का दूरी भी ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, लेकिन जब वो इसके साथ फोर्स वाइब्रेशन में आया, अब क्योंकि ये इसके फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि ये फोर्स वाइब्रेशन इसको दिया है, तो ये अब क्योंकि 2 हर्ट्ज में वाइब्रेट नहीं होके इसके 5 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है, तो 5 हर्ट्ज के हिसाब से इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 0.2 सेकेंड। तो पहले ये 0.5 सेकेंड ले रहा था वाइब्रेट करने के लिए, जब ये किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं था, जब ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता। लेकिन क्योंकि इसके फोर्स वाइब्रेशन के अंदर में ये 0.5 सेकंड नहीं लेके कितना ले रहा है, 0.2 सेकंड, मतलब पहले के कंपैरिजन में कम टाइम ले रहा है। तो ज्यादा टाइम लेता तो ज्यादा दूर दूर वाइब्रेट करता, क्योंकि कम टाइम ले रहा है तो क्या होगा, कम टाइम लेना मतलब कम डिस्टेंस कवर करना, कम डिस्टेंस कवर करेगा तो ऑटोमेटिक इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आपको इस सिचुएशन में पूछेगा कि किसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो सीधा सा बात है ए और सी का ही एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों अभी भी अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये जितना दूर तक वाइब्रेट करना है उतना दूर तक कर सकते हैं, और इसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है, सीधा सा बात है क्योंकि ये कम टाइम ले रहा है वाइब्रेट होने के लिए, और कम टाइम लेगा वाइब्रेट होने के लिए, तो सीधा सा बात है कि इसका ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दोनों साइड, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये ज्यादा एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इसकी इन दोनों के कंपैरिजन में ये कम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि इसका साइज छोटा होने के कारण ये ज्यादा अपने लंबाई के बराबर ही एम्पलीट्यूड कवर कर सकता है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि ये दोनों सेम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, और ये दोनों एक साथ ही वाइब्रेट करेगा, और ये दोनों जो है ना वो कम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा। और ये भी जरूरी नहीं कि ये दोनों मतलब ये दोनों कम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि ये दोनों एक ही सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा और सेम एम्पलीट्यूड में भी वाइब्रेट करेगा, और ये दोनों इन दोनों के कंपैरिजन में कम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी तो सभी का सेम ही है, लेकिन एम्पलीट्यूड इन दोनों का काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिजोनेंस। रिजोनेंस में क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी किसी बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया तो वो दोनों क्या होता है, सेम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करते हैं। तो ये दोनों ना सेम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, लेकिन आप देखिए आगे कुछ और भी होता है रिजोनेंस में, ये भी समझिए। ये दोनों स्टार्टिंग में ना सेम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं, ये इसको वाइब्रेट करने में हेल्प कर रहा है, तो कुछ देर बाद क्या मतलब ये दोनों एक दूसरे से सिंक हो चुके हैं, मतलब ये इसमें फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा था, अभी क्योंकि ये इसके साथ रिजोनेंस में आ गया तो ये भी इसमें फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब दोनों में एनर्जी का एक्सचेंज चलने लगेगा। तो कुछ टाइम बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इसका एम्पलीट्यूड जैसे जैसे घटता है ना, इसका एम्पलीट्यूड वैसे वैसे बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड घटने लगेगा इसका एम्पलीट्यूड बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये दोनों क्योंकि अब रिजोनेंस में आ चुका है, एक दूसरे के साथ मैच हो चुका है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज चलने लगता है।
इन लोगों के साथ इसका एनर्जी एक्सचेंज क्या हो जाता है, इसका एनर्जी एक्सचेंज इन दोनों के साथ बंद हो जाता है, क्योंकि इन दोनों से इसका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ है। और इसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, इसके चक्कर में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज चलने लगता है। ये अपना सारा एनर्जी उसको दे देता है, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, और ये फिर अपना सारा एनर्जी इसको देता है, तो फिर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। मान लीजिए इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका एम्पलीट्यूड भी 4 है, ये 4 का एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा है, और ये भी 4 का एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड जैसे घट के 1 होगा ना, 4 से 1, 3 इसमें ऐड हो जाएगा, और इसका एम्पलीट्यूड बढ़ के 7 हो जाएगा। और इसका एम्पलीट्यूड जब घट के दोबारा 4 होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड फिर से बढ़ के 4 हो जाएगा। और जब इसका एम्पलीट्यूड घट के सोच लीजिए 1 हो गया, तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 7 का एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करने लगेगा। तो रिजोनेंस केस में क्या होता है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी होता है ना, उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ते रहता है और काफ़ी ज़्यादा घटते रहता है, और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। जैसे सोच लीजिए कोई ब्रिज ही है, और ब्रिज पे कोई जा रहा है पैरेड करते हुए, कोई ट्रूप जा रहा है, और ट्रूप का वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी अगर उस ब्रिज का वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज चलने लगेगा। तो एनर्जी एक्सचेंज के कारण क्या होगा, ये अगर अपना सारा एनर्जी उससे एक्सचेंज कर दिया और उसको दे दिया, तो ये बहुत ज़्यादा ही कस के वाइब्रेट करने लगेगा, और उसमें ब्रिज क्या हो सकता है, कोलैप्स भी हो सकता है। तो ये हो गया रेजोनेंस के बारे में, और रेजोनेंस का कुछ और भी यूजेस है जो हम लोग आगे डिस्कस करें। अब देखो, ये रेजोनेंस जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। कभी मतलब किसी किसी सिचुएशन में ये अच्छा है, पर किसी किसी सिचुएशन में क्या है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि देखो, यहाँ पे कुछ सिचुएशन लिए हम लोग। पहले हम लोग खराब सिचुएशन का बात करें, फिर हम उसका अच्छा सिचुएशन का भी बात करेंगे। खराब सिचुएशन में क्या है, रैटलिंग साउंड इज हर्ड इन व्हीकल पार्ट। तो सोच लो कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी का जो इंजन का जो मोशन का जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो सोच लो गाड़ी का किसी नट का फ्रिक्वेंसी से क्या हो गया, मैच हो गया। तो अब गाड़ी का इंजन का वाइब्रेशन और उस नट का वाइब्रेशन मैच हो गया, तो उस टाइम नट क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, तो हो सकता है नट खुल जाए। और सोच लो कोई व्हील का अगर नट खुल गया, तो चक्का बाहर आ जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस केस में हम लोग को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, गाड़ी का स्पीड को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ में आएगा, मतलब गाड़ी का स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, ताकि वो फ्रिक्वेंसी मैच करना बंद हो जाए। अरे समझ में आएगा। मान लो हम 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चला रहे हैं, और मेरा इंजन का जो फ्रिक्वेंसी है वो नट का फ्रिक्वेंसी से मैच हो गया, और गाड़ी में पूरा धर 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 आवाज आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो स्पीड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, ताकि इंजन का फ्रिक्वेंसी नट का फ्रिक्वेंसी से मैच ना करे। दूसरा सिचुएशन है कि सोल्जर लोग जब पैरेड करते हुए जाते रहता है ना, तो बोला जाता है कि जब आप कोई ब्रिज को क्रॉस करते हो, तो अपना जो पैरेड करने का जो स्टेप्स है ना, उसको ब्रेक करो। ब्रेक करना मतलब कि अगर एक जन लेफ्ट लेग रख रहा है, तो दूसरा जन क्या करो, राइट लेग। मतलब एक ही ऑर्डर में नहीं करना है। अरे जब हम लोग लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक साथ ही पाँव रखते हैं ना। तो एक ही साथ अगर हम लोग कदम तल करते रहेंगे, तो क्या होगा, हो सकता है मेरा पाँव का जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है, वो ब्रिज का फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। और उस टाइम ब्रिज क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, क्योंकि रेजोनेंस हो गया, तो ब्रिज कोलैप्स हो सकता है। ऐसा सिचुएशन हुआ भी है, और ये इंजीनियर लोग के लिए बहुत एक चैलेंजिंग चीज होता है। बहुत सारा ब्रिज ना, हवा कभी कभी हवा चलता है, तो हवा का जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो ब्रिज का नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कभी मैच हो जाता है, तो ब्रिज क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करने लगता है, और ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ भी है। अब देखो, इसका गुड यूज़ भी है। गुड यूज़ क्या है कि जैसे कि सोच लो कि मेरा मोबाइल का, अगर मेरा मोबाइल का एक जो सर्किट है, उसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, और सोच लो एक दूसरा पर्सन का मोबाइल का भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। तो मैं अगर उस पर्सन को कॉल लगाता हूँ, तो क्या होता है पता है, मेरा मोबाइल का सिग्नल का फ्रिक्वेंसी उसका मोबाइल का सिग्नल का फ्रिक्वेंसी से क्या होता है, मैच होता है। तब जाके उसका मोबाइल में मेरा मोबाइल का आवाज़ सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई। आप जिस पर्सन को भी कॉल करते हो ना, वो जो मोबाइल नंबर है ना, वो उसका मोबाइल उसका जो भी सिम कार्ड लगा है, वो उस एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं जब उस पर्सन को फ़ोन करता हूँ, तो मेरा फ़ोन का जो फ्रिक्वेंसी है ना, उस पर्सन का सिम कार्ड का जो नंबर वाला फ्रिक्वेंसी है, उससे मैच करता है। तब जाके मेरा जो आवाज़ है सिर्फ उसी को सुनाई देता है, किसी थर्ड पर्सन को सुनाई नहीं देता है। अरे समझ में आया कि नहीं। मतलब हम लोग जब भी किसी को कॉल करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग रिजोनेंस करते हैं। मतलब हम लोग अपना जो फ्रिक्वेंसी है, वो सामने वाला पर्सन का मोबाइल का फ्रिक्वेंसी से क्या करते हैं, मैच। मतलब मेरा मोबाइल का फ्रिक्वेंसी को सामने वाला मोबाइल का फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं। ये समझ में आया। अब देखो, अगर मैं गिटार को 256 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी में बजा रहा हूँ, मतलब मेरा गिटार का जो स्ट्रिंग है 1 सेकंड में 256 बार वाइब्रेट कर रहा है, और सामने मेरा 4 ट्यूनिंग फॉग रखा हुआ है, एक तो 256 हर्ट्ज का, एक तो 120 हर्ट्ज का, और एक तो 512 हर्ट्ज का, एक तो 278 हर्ट्ज का। तो मेरा गिटार का जो स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन है, वो किसके साथ रिजोनेंस में आएगा, 256 हर्ट्ज के साथ आएगा। समझ में आएगी। मतलब जो इस फ्रिक्वेंसी का क्लोज होगा या इसका इंटीजर मल्टीपल होगा, उसके साथ ये रिजोनेंस में आएगा। तो ये ना, इसका इंटीजर मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 256 हो सकता है एक, 256 का डबल कर दोगे तो 512 भी हो सकता है। अरे मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, या तो वही फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, या उसका इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, जहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो 256 हर्ट्ज वाला है ना, वो इसके साथ भी रिजोनेंस में आ सकता है, क्योंकि ये इसका मल्टीपल ऑफ 1 में है, और इसके साथ भी रिजोनेंस में आ सकता है, क्योंकि इसका मल्टीपल ऑफ 2 में है। समझ में आया कि नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसके साथ रिजोनेंस में आएगा, 256 के साथ आएगा। तो अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देगा, और आपको इसमें इसका दो प्रोडक्ट दिया हो,
तो आपको किसको लेना है, जो सबसे नियरेस्ट। हाँ, जो उसके मतलब बराबर हो। और अगर ये ऑप्शन ना दिया हो, मान लो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, यहाँ पे दे दिया कुछ 400 हर्ट्ज, तो आपको उसको लेना है जो कि इसका नेक्स्ट मल्टीपल है, क्योंकि पहले तो ये उसके साथ रेजोनेंस में आएगा जो इसके बराबर लंबाई वाला है, और नेक्स्ट में किसके साथ रेजोनेंस में आएगा जो कि इसका उसका डबल लंबाई वाला है, नेक्स्ट उसके बाद किसके साथ रेजोनेंस आएगा जो इसका ट्रिपल वाला है। अरे तो समझ में आएगा। ठीक है बॉस, सर 128 वाला में होगा नहीं उसका आधा है। देखो यहाँ पे 128 भी ऑप्शन में है, लेकिन 128 में नहीं होगा, क्योंकि 128 जो है ना वो इसका फ्रैक्शन हो जा रहा है ना। अरे 256 का आधा करने से 128 आ रहा है ना, वो उसका इंटीजर मल्टीपल थोड़ी है। लाउडनेस साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम लोग को दो साउंड के बीच में डिफरेंशिएट करना बताता है कि कौन सा साउंड ज्यादा लाउड है और कौन सा साउंड ज्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट को फेंट बोलते हैं। मान लो कि मैं अगर बहुत धीरे से बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड क्या होगा, फेंट होगा, और अगर मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, लाउडली बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ, तो मेरा साउंड क्या होगा, लाउड होगा। और ये जो लाउडनेस है ना वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर। मतलब मैं जितना ज्यादा लाउडर बोलूंगा पार्टिकल, मैं जितना ज्यादा लाउडर बोलूंगा मीडियम का पार्टिकल, अरे हम जब भी बोल रहे थे साउंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, मीडियम का पार्टिकल का वाइब्रेशन के कारण। तो जब भी हम लाउडली बोलते हैं ना तो मीडियम का पार्टिकल क्या होगा, अपना मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक क्या होगा, ज्यादा दूर जाएगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर मैं पोलाइटली होकर सॉफ्टली बोलूं तो पार्टिकल जो मीडियम का है ना वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन क्या जाएगा, कम जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो जब मैं ज्यादा लाउडली बोलता हूँ तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली, तो इस केस में क्या एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इस केस में क्या एम्पलीट्यूड कम है। अरे देख रहे हो ना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पार्टिकल ज्यादा दूर गया ना, ये कौन सा पोजीशन होता है, मीन पोजीशन, और ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है, तो गैप ज्यादा है कि नहीं। और इस केस में मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में गैप क्या है, कम है। तो इससे पता चल रहा है कि लाउडनेस क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। आप जितना कस के चिल्लाओगे आपका एम्पलीट्यूड, आप जितना लाउडली बोलोगे आपके कारण जो मीडियम का पार्टिकल है ना वो उतना ज्यादा लंबा डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। अरे उतना ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करेगा, और जितना ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करेगा एम्पलीट्यूड क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ये सारी चीज समझ में आया ना। अब देखो क्या क्या फैक्टर होता है जो लाउडनेस को अफेक्ट करता है। पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के ऊपर लाउडनेस डिपेंड करता है। मतलब एम्पलीट्यूड अगर 10 होगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कोई भी चीज का, कोई भी साउंड का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसका लाउडनेस भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। बाकी एम्पलीट्यूड क्या होता है समझ में आता है कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का बीच का गैप होता है। हम लोग जब भी बोलते हैं तो मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट कोई चीज कैसे करता है, मीन से एक्सट्रीम जाता है, फिर एक्सट्रीम से मीन आता है, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, इसी को वाइब्रेशन बोलते हैं ना। तो कितना मीन से एक्सट्रीम जाता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आप जितना लाउडली बोलोगे एम्पलीट्यूड क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट, लाउडनेस इनवर्सली किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स का स्क्वायर के ऊपर। मतलब इनवर्सली डिपेंड करता है, मतलब आप सोर्स के जितना पास रहोगे आपको साउंड उतना ज्यादा लाउडर सुनाई देगा। मान लो मैं चिल्ला रहा हूँ और आप लोग बहुत दूर में खड़े हो तो आपको मेरा साउंड कम सुनाई देगा, और अगर आप लोग मेरे पास में खड़े हो तो आपको मेरा साउंड ज्यादा सुनाई देगा। तो डिस्टेंस और लाउडनेस में क्या रिलेशन है, इनवर्स। लाउडनेस सरफेस एरिया के ऊपर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो अगर सोच लो सरफेस एरिया ज्यादा है, जैसे कि एक बड़ा सा ड्रम है, उसको अगर मैं बजा रहा हूँ तो साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और एक छोटा सा ड्रम है तो उसको मैं बजाऊंगा तो क्या होगा, साउंड कम प्रोड्यूस होगा। तो ज्यादा एरिया वाला क्या करता है, ज्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है। लाउडनेस डायरेक्टली डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम। एक मीडियम जितना पतला होगा, जैसे सोच लो यहाँ पे एक थाली है जो बहुत पतला है, उसको अगर मैं मारूंगा तो पूरा एकदम कम लाउडर आवाज आएगा। और अगर एक थाली है जो बहुत मोटा है उसको मैं मारूंगा तो क्या होगा, ज्यादा मोटा आवाज आएगा। इसमें पतला वाला में टन 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 आवाज आएगा, मोटा वाला में ढम 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 आवाज आएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं। मतलब डेंसिटी ज्यादा होने से, डेंसिटी मतलब ज्यादा मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स कितना क्लोज है। इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप एक सॉलिड सब्सटेंस को पीटोगे क्योंकि सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है तो उसमें आपको मोटा आवाज सुनाई देगा, लाउडर आवाज सुनाई देगा। और अगर आप एक कम डेंसिटी वाला चीज को पीटोगे, जैसे चलो पानी के ऊपर मार रहे हो डंडा, तो आपको कम आवाज, मतलब फेंटर आवाज सुनाई देगा, उतना लाउडर आवाज सुनाई नहीं देगा क्योंकि पानी का डेंसिटी क्या है, कम है। लाउडनेस और क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रिजोनेंट बॉडी के ऊपर। मान लो कि गाड़ी का इंजन का एग्जांपल ले लेते हैं। गाड़ी का इंजन सोच लो 250 हर्ट्ज में वाइब्रेट कर रहा है, और इसका फ्रीक्वेंसी ना, गाड़ी का जो बॉडी है ना, फ्रेम, उसका भी सोच लो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है, 250 हर्ट्ज। तो गाड़ी का इंजन भी 250 हर्ट्ज पर वाइब्रेट कर रहा है, और तो उसके कारण क्या होगा, ये फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा गाड़ी का फ्रेम में। और क्योंकि गाड़ी का फ्रेम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी 250 है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिजोनेंस। और जब रिजोनेंस होता है तो दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज चलने लगता है। ये इसको एनर्जी देगा, फिर ये इसको एनर्जी देगा, फिर ये इसको एनर्जी देगा, ये इसको। तो जब भी कोई रिजोनेंट बॉडी आसपास में होगा तो दोनों का बीच में एनर्जी एक्सचेंज के कारण क्या होगा, साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। और एम्पलीट्यूड जैसे बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगा, गाड़ी और कस के आवाज करने लगेगा। तो आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, गाड़ी का स्पीड को कम या बढ़ाना पड़ेगा, मतलब स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, लाउडनेस को कौन सा यूनिट में मेजर किया जाता है। लाउडनेस को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है उसका नाम है फोन, PHON। और साउंड लेवल को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, डेसिबल। अब क्वेश्चन आ जाता है कि साउंड लेवल क्या है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि साउंड दो टाइप का होता है, एक होता है लाउडर और एक होता है सॉफ्टर। लेकिन लाउडनेस भी तो बहुत सारा टाइप का होता है ना।
सोच लो कि मैं अगर चिल्ला रहा हूँ और एक शेर चिल्ला रहा है, तो शेर का आवाज ज्यादा लाउडर है, मेरा आवाज भी लाउडर है, पर शेर का आवाज क्या है, ज्यादा लाउडर है। समझ में आया कि नहीं? तो हम दोनों ही लाउडली चिल्ला रहे हैं, पर शेर का आवाज ज्यादा लाउडर सुनाई दे रहा है। तो लेवल ऑफ साउंड लेवल का मतलब होता है कि कौन ज्यादा लाउडर है या कौन कम लाउडर है। उसको आप कौन सा यूनिट में मेजर करोगे? डेसिबल। सिर्फ अगर अगर आप सिर्फ मेजर करोगे मेरा लाउडनेस कितना है, सोच लो, तो मेरा लाउडनेस को किस यूनिट में मेजर करोगे? हॉर्न में। और अगर आप चाहोगे कि सिर्फ शेर का दहाड़ने का आवाज का लाउडनेस को मेजर करना है, वो भी किस यूनिट में मेजर होगा? पॉइंट में। लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहते हो कि मेरा लाउडनेस और उसका लाउडनेस में कितना का डिफरेंस है, मतलब कौन ज्यादा लाउडर है, तो फिर कौन सा यूनिट में मेजर होगा? डेसिबल। तो साउंड लेवल का मतलब होता है कि लाउडनेस का भी बहुत सारा कैटेगरी है, तो अलग अलग लाउडनेस को डेसिबल में मेजर किया जाता है। अगर साउंड का लेवल ना 120 डेसिबल से ज्यादा होगा तो उसको नॉइज पॉल्यूशन बोला जाता है। मतलब आप इतना लाउडनेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, हो सकता है आपका कान का ईयर ड्रम डैमेज हो जाए। सारा चीज समझ में आ रहा है? तो देखो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पिच के बारे में। पिच साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर? फ्रिक्वेंसी के ऊपर। जैसे कि एक गिटार का स्ट्रिंग को 5 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट किया जाए और उसका एम्पलीट्यूड को, उसका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है उसको कांस्टेंट रखा जाए, मतलब जितना है उतना ही रखा जाए, मतलब उसका लाउडनेस को कांस्टेंट रखा जाए। और दूसरा केस में सेम गिटार का स्ट्रिंग को 10 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट किया जाए और उसका लाउडनेस का वैल्यू को उतना ही रखा जाए जितना 5 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी पे रखा गया था, मतलब उसका एम्पलीट्यूड को उतना ही रखा जाए जितना 5 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी पे स्ट्रिंग को वाइब्रेट करने टाइम रखा गया था। तो ये देखा जाएगा कि आपको दोनों केस में अलग अलग आवाज़ सुनाई देगा। तो पिच वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बताता है कि अगर किसी स्ट्रिंग को या किसी पार्टिकल को सेम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट किया जाए लेकिन अलग अलग फ्रिक्वेंसी में, तो उसका आवाज़ क्या होगा? अलग अलग। जैसे कि हाई पिच में एक आवाज़ है हेलो और लो पिच में एक आवाज़ है हेलो। दोनों में फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है पर दोनों का लाउडनेस क्या है? सेम है। इससे हमें ये पता चला कि अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा तो साउंड का पिच भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और अगर फ्रिक्वेंसी कम होगा तो साउंड का पिच भी क्या होगा? कम होगा। तो जिस साउंड का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है ना, उस साउंड का आवाज़ कैसा होता है? श्रिल होता है। श्रिल मतलब पतला होता है। समझ में आया कि? और जो साउंड का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है उसका आवाज़ कैसा होता है? श्रिल होता है, मतलब पतला होता है। और जो साउंड का फ्रिक्वेंसी कम होता है उसका आवाज़ मोटा होता है, मतलब उसका बेस ज़्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं? तो जैसे आप यहाँ पे दोनों डायग्राम में देख सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए हैं हम एक पार्टिकल का वाइब्रेशन का। समझ में आया कि नहीं? ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करता है? टू एंड फ्रो। ये पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है उसको हम ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए हैं। तो आप देख सकते हो इसका जितना एम्पलीट्यूड है इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है? उतना ही है। इसका एम्पलीट्यूड प्लस ए से माइनस ए है, इसका एम्पलीट्यूड इधर प्लस ए है, इस साइड प्लस ए और इस साइड कितना है? माइनस ए है। इसका भी इधर कितना है? प्लस ए है और इधर कितना है? माइनस ए है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब दोनों का लाउडनेस सेम है, लेकिन फ्रिक्वेंसी के हिसाब से देखो ये 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है? 1 2 3 4। और ये 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है? 1 2। इसका फ्रिक्वेंसी कम है, इसका फ्रिक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों साउंड का लाउडनेस सेम है लेकिन फ्रिक्वेंसी अलग अलग होने के कारण आपको आवाज़ क्या होगा? अलग अलग सुनाई देगा। जैसे यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हो, ये एक फ्लूट है। फ्लूट में क्या रहता है? बहुत सारा होल रहता है। अगर मैं फ्लूट का सारा होल को बंद कर दूँ और सिर्फ एक ही होल को खोलूँ तो यहाँ पे कितना वाइब्रेशन हो रहा है? ये एक वाइब्रेशन है। देखो आप वाइब्रेशन को 2 तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तरीका है, ये तरीका है एक वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ। और एक दूसरा तरीका क्या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ। ये दोनों तरीका ही सही है। तो यहाँ पे कितना वाइब्रेशन हो रहा है? एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ। ये एक वाइब्रेशन और ये एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ। कितना वाइब्रेशन हो रहा है? 2 वाइब्रेशन। तो जब हम लोग एक होल को ओपन किए तो कितना वाइब्रेशन हो रहा है? 2 वाइब्रेशन हो रहा है। और इस वाइब्रेशन का, इसमें से एक वाइब्रेशन का लंबाई क्या है? ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं फ्रिक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वाइब्रेशन का, मतलब जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रहा है उसका लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कौन सा बॉडी वाइब्रेट कर रहा है? हवा वाइब्रेट कर रहा है। तो हवा का लंबाई यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। तो लंबाई ज़्यादा होने से फ्रिक्वेंसी क्या होगा? कम होगा। और जो कि दिख भी रहा है यहाँ पे कितना वाइब्रेशन हो रहा है? 2 हर्ट्ज हो रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे लंबाई, वाइब्रेशन का लंबाई ज़्यादा होने से फ्रिक्वेंसी क्या हो गया है? कम हो गया है। अरे क्योंकि फ्रिक्वेंसी और लेंथ के ऊपर इन्वर्सली रिलेशन होता है, स्टार्टिंग में भी बताए थे। तो ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप 2 होल को ओपन कर देते हो, 2 होल को ओपन करते हो तो कितना वाइब्रेशन हो जा रहा है? 1 2 3 वाइब्रेशन हो रहा है। तो वाइब्रेशन का लंबाई क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। अब वाइब्रेशन का लंबाई कम होने से क्या होगा? उसका फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 ही वाइब्रेशन हो रहा है और यहाँ पे कितना वाइब्रेशन हो रहा है? 3 वाइब्रेशन हो रहा है। मतलब यहाँ का फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज है और यहाँ का 3 हर्ट्ज है। समझ में आएगी? अरे देखो लंबाई दिख रहा है कि नहीं? इसका लंबाई ज़्यादा है, इसका लंबाई क्या है? तो आप एक फ्लूट में जितना ज़्यादा होल को खोलोगे ना, फ्रिक्वेंसी क्या होगा? उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि होल ज़्यादा खोलने से वाइब्रेशन का जो लंबाई है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
और अगर आप एक ही होल खोलोगे तो वाइब्रेशन का लंबाई बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्लूट में क्या होता है, अलग अलग आवाज़ सुनाई देता है कि नहीं? तो फ्लूट में अलग अलग आवाज़ क्यों सुनाई देता है? क्योंकि हम लोग अलग अलग होल को खोलेंगे तो अलग अलग आवाज़ आता है। अगर आप एक होल को खोलोगे तो अलग आवाज़ आएगा, और अगर आप 2 होल को खोलोगे तो अलग आवाज़ आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? एक फ्लूट जब बजाते हैं तो उसमें अलग अलग आवाज़ आता है, मतलब हर आवाज़ का फ्रिक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। जब आप ज़्यादा होल को खेलते हो तो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाता है, और जब आप कम होल को खोलते हो तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए आपको 2 अलग अलग आवाज़ सुनाई देता है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि पिच वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो कि 2 साउंड के बीच में डिफरेंशिएट करता है, जिसका लाउडनेस तो सेम है लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या है, अलग अलग। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे भी हैं कि जैसे वॉइस ऑफ वुमेन जो होता है ना वो हायर पिच का होता है, मतलब लेडीज लोग का आवाज़ ज़्यादा पतला होता है, क्योंकि लेडीज लोग का जो वोकल कॉर्ड का जो वाइब्रेशन है ना वो 1 सेकंड में ज़्यादा बार होता है। मतलब लेडीज लोग का वोकल कॉर्ड का जो वाइब्रेशन का फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है, और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होने के कारण पिच भी ज़्यादा होता है। अब पिच ज़्यादा होने से क्या आवाज़ सुनाई देता है, मतलब पतला आवाज़ सुनाई देगा। और लड़का लोग का जो वोकल कॉर्ड है उसका 1 सेकंड में कम वाइब्रेशन होता है, इसीलिए कम वाइब्रेशन मतलब कम पिच, मतलब आपको आवाज़ में बेस ज़्यादा सुनाई देता है, आवाज़ मोटा सुनाई देता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी क्या बोलता है, जैसे सोच लो 2 साउंड है, जो जैसे सोच लो कि एक तबला है और एक गिटार है। मेरा बात सुनो, एक तबला है और एक गिटार है। तबला को हम जितना लाउडनेस में बजा रहे हैं, मान लो गिटार को भी हम उतना ही लाउडनेस में बजा रहे हैं, समझ में आया कि तबला को हम जितना लाउडनेस में बजा रहे हैं, मतलब इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जितना है उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी मतलब दोनों का लाउडनेस सेम है, ये समझ में आया। और सोच लो कि इसको हम 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन दे रहे हैं उसको भी 1 सेकंड में हम उतना ही वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो क्योंकि दोनों का, इसको हम 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन दे रहे हैं तबला को, गिटार को भी हम 1 सेकंड में उतना ही वाइब्रेशन दे रहे हैं, मतलब दोनों का फ्रिक्वेंसी भी सेम हुआ। मतलब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड सेम होने के कारण लाउडनेस सेम है, और फ्रिक्वेंसी सेम होने के कारण क्या सेम है, पिच सेम है। फिर भी हम लोग को तबला और गिटार का आवाज़ क्या सुनाई देता है, अलग अलग सुनाई देता है। अब क्वेश्चन है होता है क्यों, क्योंकि देखो हम तो सेम लाउडनेस में बजा रहे हैं गिटार और तबला को, और वाइब्रेशन जो 1 सेकंड में दे रहे हैं, मतलब फ्रिक्वेंसी जो दे रहे हैं वो भी सेम ही दे रहे हैं, उस हिसाब से दोनों का आवाज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर भी आवाज़ क्यों अलग अलग सुनाई देता है, क्योंकि वो आवाज़ जो होता है ना वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तीसरा फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं क्वालिटी। अब क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी डिपेंड करता है वेव फॉर्म के ऊपर। जैसे कि एक ट्यूनिंग फॉक से जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेव फॉर्म देखो ऐसा दिख रहा है, और एक तबला से जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेव फॉर्म ऐसा दिख रहा है। दोनों 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है, देखो ये भी 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है, 1 वाइब्रेशन कर रहा है, ये भी 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन कर रहा है, ये भी 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन कर रहा है। एक क्रेस्ट और एक ड्रॉप, एक क्रेस्ट और एक ड्रॉप, इसका जितना एम्पलीट्यूड है इसका भी उतना ही एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड सेम होने के कारण क्या होगा, लाउडनेस सेम होगा, और 1 सेकंड में क्योंकि एक ही वाइब्रेशन कर रहा है तो दोनों का फ्रिक्वेंसी भी सेम होगा, लेकिन फिर भी दोनों का ग्राफ का जो वेव फॉर्म है अलग अलग है ना, दोनों जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो अलग अलग है। ये एक साइन वेव प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक ट्रायंगुलर वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। ये एक एस टाइप का वेव प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक ट्रायंगुलर वेव प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम लोग को ट्यूनिंग फॉर्क और तबला का आवाज़ क्या सुनाई दे रहा है, अलग अलग है। तो क्वालिटी वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो कि उन दोनों साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, जिसका पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है। फिर भी आपको क्या होगा, दोनों आवाज़ अलग अलग सुनाई देगा, क्योंकि दोनों का वाइब्रेशन का जो वेव है ना वो अलग अलग है। अरे समझ में आ रहा है। देखो पिच जो है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर, और फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, तो इसलिए मतलब फ्रिक्वेंसी डिपेंड करता है वाइब्रेशन के ऊपर, और वाइब्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वाइब्रेट कर रहा है। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए फ्रिक्वेंसी एक ऑब्जेक्टिव फिनोमेना है, मतलब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उस फ्रिक्वेंसी के कारण जो मैं जो आवाज़ सुन रहा हूँ, अरे सोचो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा तो मुझे पतला आवाज़ सुनाई देगा, और कम फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा तो मुझे मोटा आवाज़ सुनाई देगा। तो सुनना किसके ऊपर डिपेंड करता है, सुनने वाला पे, और सुनने वाला होता है सब्जेक्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि भले इसका आवाज़ पतला हो पर मुझे मोटा सुनाई दे रहा हो, क्योंकि मेरा कान में कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए जो हम सुनते हैं वो क्या होता है, पिच, और जो वाइब्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी तो वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पर जो पिच हम सुनते हैं पतला या मोटा आवाज़ वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए सब्जेक्टिव है। हो सकता है कि किसी का आवाज़ तुमको मोटा सुनाई दे रहा हो और मुझे पतला सुनाई दे रहा हो, ऐसा हो सकता है। सेम चीज़ लाउडनेस केस में भी है। लाउडनेस जो है ना डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट कितना एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा है, और लाउडनेस जो मुझे सुनाई दे रहा है एम्पलीट्यूड के कारण वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लो कि सामने वाला पर्सन ना कस कस के चिल्ला रहा है, तो उसका जो चिल्लाने का जो एम्पलीट्यूड है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे कम सुनाई दे रहा है क्योंकि मेरा कान में प्रॉब्लम है, समझ में आया कि नहीं। तो हो सकता है सामने वाला बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड में चिल्ला रहा है, मतलब उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउडर है, लेकिन मेरे को कम लाउडर सुनाई दे रहा है।
अरे समझ में आ रहा है कि हाँ, नहीं? सर। तो एम्पलीट्यूड जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि वो तो बहुत कस के चिल्ला रहा है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, पर उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होने के बावजूद भी मुझे कम सुनाई दे रहा है, तो लाउडनेस क्या हो गया? सब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि लाउडनेस पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। हो सकता है एक पर्सन ज्यादा एम्पलीट्यूड में चिल्ला रहा होगा, लेकिन मुझे कम लाउडर सुनाई दे रहा है क्योंकि हम बहुत ओल्ड हैं, और आप लोग को ज्यादा लाउडर सुनाई दे रहा है क्योंकि आप लोग बहुत यंग हो, मतलब मेरा कान थोड़ा डिफेक्टिव है। तो लाउडनेस सब्जेक्टिव हुआ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और एम्पलीट्यूड किसके ऊपर हुआ? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करे। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? एक लड़का है जो कि एक ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल मतलब कोई दीवार है, और वो लड़का है उस दीवार से 85 मीटर दूर खड़ा है, और क्या देखा गया है कि वो लड़का का 2 क्लैप मारने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, वो लड़का का जो 2 क्लैप मारने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है? 1 सेकेंड। मतलब वो लड़का 1 सेकेंड में 2 क्लैप मार रहा है। ये आपको समझ में आ गया? वो लड़का 85 मीटर दूर है एक ऑब्स्टेकल से, और वो लड़का 1 सेकेंड में 2 क्लैप मार रहा है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जैसे ही वो क्लैप करता है ना तो इको सुनाई देता है। मतलब अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब वो पहला क्लैप मारेगा उस टाइम तो इको सुनाई नहीं देगा, समझ में आएगी ना? क्योंकि वो तो पहला क्लैप मार ही रहा है ना, तो पहला क्लैप मारते देरी इको कैसे सुनाई देगा? अगर पहला क्लैप मारते देरी इको सुनाई देगा तब तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि इको हुआ कि नहीं। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो वो लड़का पहला क्लैप मारेगा तो साउंड क्या होगा? जाएगा और वापस आएगा। जैसे साउंड वापस आएगा उसको क्या मारना पड़ेगा? दूसरा क्लैप मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि साउंड ऑफ क्लैपिंग कोइंसाइड विद इको। तो पहला क्लैप मारेगा तो साउंड जाएगा और इको होके वापस आएगा। जैसे इको होके वापस आएगा तो क्या करेगा? दूसरा क्लैप मारेगा। नहीं समझ में आया? समझ गए। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है? वो 1 सेकंड में 2 क्लैप कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि वो 1 क्लैप करने में कितना टाइम ले रहा है? ½ सेकंड ले रहा है। वो 1 क्लैप, क्योंकि 2 क्लैप 1 सेकंड में हो रहा है, तो 1 क्लैप कितना सेकंड में होगा? 1 क्लैप होगा 1/2 सेकंड में। समझ में आएगी? और जब वो पहला क्लैप करेगा तब तो उसको इको सुनाई नहीं देगा, नहीं, क्योंकि इको तब उसको सुनाई दे रहा है जब वो दूसरा क्लैप हाँ, मारेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला कि इको का साउंड और क्लैप का साउंड कोइंसाइड हो रहा है। तो सीधा सा बात है, पहला क्लैप में तो कोइंसाइड नहीं होगा। पहला क्लैप मारेगा तो इको प्रोड्यूस होगा, और वो इको जो प्रोड्यूस होगा वो दूसरा क्लैप के साथ क्या हो जाएगा? कोइंसाइड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ गए। तो देखो पहला क्लैप किया, ½ सेकंड उसमें चले गया। फिर जब वो अगला क्लैप कर रहा है तो उसमें और कितना सेकंड लगेगा? ½ सेकंड लगेगा, क्योंकि दोनों क्लैप करने में 1 सेकंड लग रहा है। और जब वो दूसरा क्लैप करने जाएगा, जब वो सेकंड क्लैप करने जाएगा तब तक इको क्या होगा? पहुंच जाएगा। दैट मींस इको होने में कितना सेकंड लग रहा है? ½ सेकंड। ये सारा सिचुएशन समझ में आ गया? तो हम लोग का स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? क्योंकि देखो साउंड जा रहा है और इको के आ रहा है, मतलब साउंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 टाइम्स। ये जितना भी डिस्टेंस है उसका डबल, क्योंकि साउंड जा रहा है और आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2D। और जाने और आने में टाइम कितना लग रहा है? T। और T का वैल्यू कितना होगा? ½ होगा, क्योंकि ½ सेकंड तो पहला क्लैप नहीं मारने में चले गया, और जब वो दूसरा क्लैप मारने गया तब तक इको आ गया। तो मतलब दूसरा क्लैप मारने का जो टाइम है और इको आने का जो टाइम वो बराबर है। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन निकालने बोला? हम लोग क्वेश्चन निकालने बोला स्पीड ऑफ साउंड, मतलब भी निकालने बोला है। तो ये हो जाएगा 2 × 85, और टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 85। 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, 340 आएगा। हाँ 5 4 जा कितना हो गया? 20 हो गया, और 8 4 जा हो गया आपका 32 प्लस 2 कितना हो गया? 34 मीटर पर सेकेंड। ये आपको समझ में आया? अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ये लड़का ना फिर से एक क्लिप मतलब कोई घाटी है, तो उस घाटी का जो किनारा है ना उससे ये लड़का कितना दूर खड़ा है? 80 मीटर दूर खड़ा है। क्लिप मतलब क्या होता है? जैसे सोचो कि यहाँ तक पानी आया है ना, तो ये क्लिप है। और सोचो लड़का इस तरफ खड़ा है, पानी का इस तरफ खड़ा है, और लड़का चिल्ला रहा है, तो साउंड क्या हो रहा है? क्लिप से टकरा रहा है और वापस आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्लिप है वो क्या हो गया? एक ऑब्स्टेकल हो गया, और ये लड़का हो गया। लड़का और ऑब्स्टेकल में कितना मीटर का दूरी है? 80 मीटर का दूरी है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या दे दिया है कि बॉय कंटिन्यू टू क्लैप एवरी टाइम इको इज हर्ड, मतलब बॉय इको जैसी सुनाई देता है क्लैप करता है। तो आप देखो पहला कंडीशन समझो, क्योंकि देखो जब वो क्लैप ही नहीं करेगा तो इको सुनाई देगा क्या? नहीं। तो दैट मीन्स वो पहला क्लैप करेगा तो उसको इको सुनाई नहीं देगा। जब वो सेकंड क्लैप करेगा तब इको सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? द बॉय कंटिन्यू टू क्लैप एवरी टाइम इको इज हर्ड, मतलब जब उसको इको सुनाई देता है तब वो क्लैप करता है। तो सीधा सा बात है, पहला क्लैप में उसको इको सुनाई नहीं दिया होगा, क्योंकि पहला क्लैप में तो इको प्रोड्यूस हुआ होगा। समझ में आएगी नहीं? तो फर्स्ट क्लैप मारा, फर्स्ट क्लैप जैसे मारेगा साउंड जाएगा और आएगा, जैसे साउंड आएगा वो दूसरा क्लैप मारेगा। समझ में आएगी? तो इससे पता चल रहा है कि 2 क्लैप में एक इको हो रहा है, क्योंकि देखो पहला क्लैप मारा तो साउंड इको नहीं हुआ है ना। अरे क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया ना कि वो जैसे जब इको होता है तभी क्लैप करता है, तो सीधा सा बात है जब वो पहला क्लैप किया होगा तब तो इको नहीं हुआ होगा।
तो वो पहला क्लैप करेगा, साउंड जाएगा और आएगा, जैसे साउंड आएगा दूसरा क्लैप मार देगा। तो कितना इको हुआ अभी तक? एक इको। और क्लैप कितना हो गया? 2। नहीं समझ में आया? समझ गया। ठीक है, तो 2 क्लैप में 1 इको हो रहा है। तो यहाँ पे 51 तो क्लैप किया गया है, तो कितना इको हुआ होगा? 50 इको हुआ होगा। अरे सीधा सा बात है, 2 क्लैप 1 इको, 3 क्लैप होगा तो क्या होगा? 2 इको होगा, क्योंकि देखो पहला क्लैप मारा, साउंड आया, जैसे आया दूसरा क्लैप मारा, 1 इको हो चुका है। फिर ये दूसरा क्लैप का साउंड जाएगा और जैसे आएगा तीसरा क्लैप मार दिया, समझ में आएगा? तो तीसरा क्लैप तक अभी तक 2 ही इको होगा ना। तो 2 क्लैप में 1 इको हो रहा है, 3 क्लैप में 2 इको हो रहा है, 4 क्लैप में 3 इको होगा। तो 51 टू क्लैप में कितना इको होगा? 50। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो गया? 50 टू इको हो रहा है। तो पहला क्लैप और 51 वाला जो क्लैप है, मतलब फर्स्ट क्लैप और जो 51st क्लैप है, उसका बीच का टाइम गैप कितना दे दिया है? 18 सेकेंड। मतलब 18 सेकेंड में 51 क्लैप हो रहा है, 51 क्लैप हो रहा है। मतलब 18 सेकंड में 50 तो इको हो रहा है, क्योंकि इको तो एक कम हो रहा है ना। तो 50 इको कितना सेकंड में हो रहा है? 8 सेकंड में हो रहा है। तो 1 इको कितना सेकंड में होगा? 18/50 सेकंड में। नहीं समझे क्या? हाँ समझ गए। आपको क्या निकालने वाला है क्वेश्चन में? साउंड का स्पीड निकालने वाला है। तो हम लोग फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू 2d/t। 2d क्यों करें समझ में आ रहा है? क्योंकि साउंड जा रहा है और आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 × 80 और टाइम का वैल्यू हो जाएगा 18/50। नहीं समझे? समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका 160 × 50/18। यहाँ तक समझ में आया? तो थोड़ा सा पॉज कर देना। तो देखो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू कितना आ रहा है? 444.4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग 80 मीटर के हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड कितना आ रहा है? 444.4 मीटर पर सेकेंड। सिचुएशन कुछ अलग भी हो सकता है, आपको अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। ये सारी चीज समझ में आ गई? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक लड़का ना एक टावर से कुछ दूरी पे खड़ा है। कितना दूरी पे खड़ा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। हम लोग एक्चुअली वो टावर और इस लड़के के बीच का दूरी फाइंड करना है। ये आपको समझ में आया? यहाँ पे खड़ा होके ना ये लड़का ना गन को फायर करता है, तो वो जो साउंड होता है ना टावर से टकराता है और वापस आता है। कितना सेकंड में वापस आता है? 3 सेकंड में। मतलब 3 सेकंड में उसको इको सुनाई देता है। फिर वो लड़का क्या करता है? 82.5 मीटर और आगे जाता है, टावर के तरफ जाता है। मतलब ये डिस्टेंस, ये पहले डिस्टेंस कितना था? d था, और ये वाला डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। फिर वो लड़का ना 82.5 मीटर आगे गया, तो अभी लड़का और टावर के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d - 82.5। अरे पहले d था और अभी 82.5 मीटर आगे चले गया, कितना डिस्टेंस होगा अभी? d - 82.5। और अभी जब वो गोली चलाता है ना, तो अभी उसको इको कितना सेकंड बाद सुनाई देता है? 2.5 सेकंड के बाद सुनाई देता है। ये सारी चीज आपको समझ में आया? इको अभी उसको कितना सेकंड बाद सुनाई दे रहा है? 2.5 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है। क्वेश्चन में डिमांड किया है कि उस लड़का का जो स्टार्टिंग में जो पोजीशन था ना, वहां से उस टावर का दूरी कितना है। तो हम लोग के पास यहाँ 2 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन में, और हम लोग जानते हैं क्योंकि ये लड़का जो फायरिंग कर रहा है कहाँ पे कर रहा है? एयर में कर रहा है। तो एयर में साउंड का स्पीड जो होगा, चाहे वो यहाँ से फायर करे या यहाँ से करे, यहाँ से करे, एयर में साउंड का स्पीड हर जगह क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग साउंड का स्पीड को भी ले लेते हैं और फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? 2d/t। और क्योंकि यहाँ पे टाइम t1 लग रहा है तो यहाँ t1 ले रहे हैं। समझ में आया? तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2d/3। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा केस में क्या है? अब यहाँ पे 2d क्यों किया समझ में आया? क्योंकि साउंड जा रहा है और आ रहा है, तब ना इको सुनाई देगा। दूसरा केस में क्या होगा? 2d - 82.5 बाई टाइम। टाइम का वैल्यू कितना है? 2.5। ये समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी वो लड़का इतना दूरी में है, तो साउंड यहाँ से जाएगा और आएगा। पहले साउंड यहाँ से जाके आ रहा था और अभी साउंड यहाँ से जाके आएगा, तो इसका 2 टाइम्स होगा ना। साउंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इस डिस्टेंस का डबल, मतलब जाएगा और आएगा। और इको उसको कितना देरी बाद सुनाई दे रहा है? 2.5। तो 2.5 नीचे आ गया। अभी भी वही फॉर्मूला यूज किए हैं, 2d/t। बस यहाँ पे d का वैल्यू चेंज हो गया। यहाँ पे d का वैल्यू वही डिस्टेंस था और यहाँ पे d का वैल्यू d - 82.5। और टाइम का वैल्यू दोनों केस में अलग अलग है, लेकिन साउंड का स्पीड जो है वो तो सेम ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ले लेंगे इक्वेशन 2 और दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। LHS सेम है तो RHS भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा 2d/3 = 2 × d - 82.5/2.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर तो ये हो जाएगा, ये 2.5 इधर आ जाएगा, पहले तो ये 2 कट जाएगा, 2.5 इधर आ जाएगा, 2.5d हो जाएगा। ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3d - 5 3 = 15, 3 2 = 6 7 और 8 3 = 24। यहाँ तक समझ में आया? फिर ये 2.5 उधर चले जाएगा और वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 3 से माइनस होगा तो कितना बचेगा? 0.5d। और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 247.5। यहाँ तक समझ में आया? तो फाइनली हमारा d का वैल्यू हो जाएगा 247.5 डिवाइडेड बाई 0.5। ये पॉइंट कट जाएगा, ये हो जाएगा 2475/5। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 5 9 जा 5 5 जा 495 मीटर। ये आपको समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़का ना 2 टावर के बीच में या 2 क्लिफ के बीच में खड़ा है,
और वो सब लोग गन को फायर कर रहा है। एक टावर से उसको इको 2 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है और एक टावर से या एक क्लिप से उसको इको 4 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है। और साउंड का स्पीड एयर में आपको दे दिया है 340 मीटर पर सेकंड। और आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोल देगा, ये दोनों टावर का बीच का दूरी। तो हम इस लड़का और इस टावर का बीच का दूरी कितना ले रहे हैं d1, और इस लड़का और इस टावर का बीच का दूरी को कितना ले रहे हैं d2। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है 2d/t, क्योंकि इको में क्या हो रहा है, साउंड जा रहा है और आ रहा है। तो मतलब जितना भी डिस्टेंस होगा उसका डबल डिस्टेंस कवर करेगा साउंड। समझ में आएगी। तो यहाँ पे हम लोग का v का वैल्यू 340 डाल दिए, 2d2 की जगह 2d2 ही है। और टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकंड बाद इको सुनाई जाता है, यहाँ 4 डाल दिए। इसको सॉल्व किए तो d2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 680 मीटर आ रहा है। उसी तरह से इधर भी वो v = 2d/t का फॉर्मूला यूज़ किए, और इधर डिस्टेंस d1 है तो 2 × d1 हो गया। और टाइम का वैल्यू यहाँ पे 2 सेकंड बाद इको सुनाई दे रहा है, यहाँ 2 डाले, इसको इधर डालोगे तो d1 का वैल्यू आ रहा है 340 मीटर। दोनों डिस्टेंस पता चल गया, ऐड कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा दोनों टावर या दोनों क्लिप के बीच में कितना दूरी होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन अलग अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन इको बेस्ड पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ये सारा चीज़ समझ में आया। देखो वाइब्रेशन को ना, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो वाइब्रेशन को ना 2 तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ मिलकर एक वाइब्रेशन होता है। और अगर आप चाहो तो एक वाइब्रेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ, ये भी एक ही वाइब्रेशन है। अरे समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या किया, क्रेस्ट यहाँ बनाया, ट्रॉ यहाँ बनाया, और इसमें क्या किया, क्रेस्ट और ट्रॉ एक ही जगह बना दिया। तो ये भी एक ही वाइब्रेशन है और ये भी कितना वाइब्रेशन है, एक ही वाइब्रेशन है। ठीक है। अब क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पे ना 3 डायग्राम दिया है, ये तीनों ना एक स्ट्रिंग का सिचुएशन बता रहा है। इस स्ट्रिंग में 3 वाइब्रेशन हो रहा है, इस स्ट्रिंग में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, 2, और इस स्ट्रिंग में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, 1। पहला क्वेश्चन पूछा है कि इन सभी वाइब्रेशन में से सबसे लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड किसका है। तो एम्पलीट्यूड पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का बीच का गैप। तो सबसे पहले तो मीन पोजीशन बनाना पड़ेगा। तो मीन पोजीशन क्या होता है, मीन पोजीशन वो सिचुएशन होगा जब स्ट्रिंग वाइब्रेट नहीं कर रहा था। तो जब स्ट्रिंग वाइब्रेट नहीं कर रहा होगा तो सीधा होगा ना, ये उसका मीन पोजीशन हो गया। और जब स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है तो मैक्सिमम कितना, इतना दूरी तक जा रहा है कि नहीं, तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। और इधर ये वाला इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे भी मीन पोजीशन बना दूं और यहाँ पे भी मीन पोजीशन बना दूं तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका दिख रहा है, बी का दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन का सवाल था कि सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका है, तो आपको सिंपली आंसर क्या लिखना है, बी लिखना है। ये चीज आपको समझ में आया। ओके। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसमें से सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है। तो आपको देखना है नंबर ऑफ वाइब्रेशन किसका कम है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। ये सारे वाइब्रेशन 1 सेकंड में हो रहा है, तो सबसे कम वाइब्रेशन कौन कर रहा है, सी कर रहा है। ये एक ही वाइब्रेशन कर रहा है, ये 2 कर रहा है और ये 3 कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, सबसे कम वाइब्रेशन। उसके बाद बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड सी। बोला मार्कर दे दो। बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड सी, मतलब आपको ए और सी का फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। तो सीधा सा बात है, इसमें कितना फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितना वाइब्रेशन है, 1 2 3, इसका 3 हो गया। और इसमें कितना वाइब्रेशन है, 1 2। तो आपको फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालने वाला, किसका किसका, ए और सी का। इस टाइप का कर लोगे। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा है, आपको बोला है आपको बी और ए का ना वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। वेवलेंथ ऑफ ए एंड वेवलेंथ ऑफ बी का रेशियो निकालना है। अभी हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन आपको पता होगा। तो स्पीड इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्ब्डा से और फ्रीक्वेंसी को एफ से। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड बाय वेवलेंथ हो जाएगा इससे। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में है और वेवलेंथ जो है डिनोमिनेटर में है, तो दोनों में क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर वेवलेंथ ऊपर है, ए का वेवलेंथ कहाँ है, ऊपर, तो ए का फ्रीक्वेंसी कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। अब बी का वेवलेंथ नीचे है तो बी का फ्रीक्वेंसी कहाँ आ जाएगा, ऊपर। अरे क्योंकि देखो यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में कुछ भी आइडिया दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग को फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया है। तो हम लोग वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से रिलेट करके निकालेंगे। और आपको किसका किसका वेवलेंथ का रेशियो निकालने बोला था, ए और बी का। तो ए और बी का जो वेवलेंथ का रेशियो होगा वो बी और ए का फ्रीक्वेंसी का रेशियो के बराबर होगा। ये कैसे आया, समझ में आया। तो इसका बी का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है, और ए का कितना है, 3। तो यहाँ से वेवलेंथ का रेशियो कितना आ गया, 2/3। नहीं समझे क्या, देखो अगर यहीं पे इसका उल्टा सिचुएशन दे देता, यहाँ पे बी बाय ए का वेवलेंथ निकालने के लिए बोलता, तो यहाँ पे बी का वेवलेंथ ऊपर है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी नीचे आ जाता, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और यहाँ पे वेवलेंथ नीचे है ए का, तो फ्रीक्वेंसी ए का ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे फिर आंसर क्या आ जाता है, ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है, और बी का कितना है, तो वेवलेंथ का रेशियो 3/2 आ जाता। यहाँ पे एक वायर दे दिया है जिसका लंबाई कितना है, 80 सेंटीमीटर। और फ्रीक्वेंसी जब ये वायर को वाइब्रेट किया जा रहा है ना, तो इसका वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी कितना है, 256 हर्ट्ज है। और यहाँ पे एक दूसरा वायर लिया गया है जिसका वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1024 हर्ट्ज है। ठीक है। आपको बोला इस वायर का लंबाई निकालने के लिए, और दोनों वायर ना सेम मटेरियल से बना हुआ है।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ यहाँ पे लंबाई 80 सेंटीमीटर है, फ्रिक्वेंसी दे दिया है कि ये कितना फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट होगा करेगा, मतलब ये कितना फ्रिक्वेंसी में ऐसे से वाइब्रेट करेगा करेगा वो दे दिया है। और इस वायर का लंबाई दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका वाइब्रेशन का फ्रिक्वेंसी दे दिया है। आपको बोला इसका लंबाई निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी और लेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, जिसको आप एक पेंडुलम का एग्जांपल समझ सकते हो। अगर आप एक छोटा लेंथ वाला पेंडुलम लोगे ना, वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करता है, मतलब वो 1 सेकंड में ज़्यादा बार वाइब्रेट करेगा, उसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा। और एक लंबा रस्सी वाला अगर पेंडुलम लोगे तो वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, मतलब 1 सेकंड में वो कम बार वाइब्रेट करेगा, मतलब उसका फ्रिक्वेंसी कम होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि लंबाई बढ़ने से फ्रिक्वेंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब फ्रिक्वेंसी और लेंथ में क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा F1/F2 तो इसके बीच में इनवर्स रिलेशन है ना, तो F1 का L1 नीचे आ जाएगा क्योंकि इनवर्स है, और F2 का L2 ऊपर चले जाएगा। अभी मुझे इसका लंबाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पहला वाला सिचुएशन को हम L1 F1 ले लिया, दूसरा वाला सिचुएशन को L2 F2 ले लिया। तो F1 का वैल्यू कितना है 256 और F2 का वैल्यू कितना है 1024। L2 का दिया हुआ नहीं है और L1 का वैल्यू कितना है 80 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे तो ये 4 जा कटेगा और ये कट जाएगा कितना जा 20 जा, तो L2 का वैल्यू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो देखो ना लंबाई कम होने से क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जा रहा है। ये चीज़ समझ में आएगी। एग्जाम में हो सकता है कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन दे देगी जिसमें आपको लंबाई दिया रहेगा, बोलेगा फ्रिक्वेंसी निकालना, और रिलेशन ऐसे ही होगा। देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में ना एम्पलीट्यूड का रेशियो दे दिया है। 2 वेव है जिसका एम्पलीट्यूड का रेशियो दे दिया है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का दूरी। तो वो जो एम्पलीट्यूड का रेशियो वो दे दिया है और आपको क्या निकालने वाला है, लाउडनेस का रेशियो। और हम लोग जानते हैं लाउडनेस जो होता है ना वो एम्पलीट्यूड के ऊपर, लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर। लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम लोग जानते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ। लाउडनेस बढ़ाने का बहुत सारा तरीका है, डिस्कस किए थे ना। हाँ तो उस हिसाब से यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ पे लाउडनेस का रेशियो अगर L1/L2 लेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के ऊपर, तो यहाँ पे A1/A2 का होल स्क्वायर आएगा कि, तो यहाँ पे इसका वैल्यू डाल देंगे एम्पलीट्यूड का, क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/16। इस टाइप का क्वेश्चन देगा, अगर आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दे देगा और आपको बोलेगा लाउडनेस का रेशियो निकालने, तो निकाल लोगे ना। नेक्स्ट बोला है पीच का रेशियो निकाल लें। अब देखो पीच जो होता है ना वो तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, पीच तो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, देखो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, जैसे सोचो कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, लेकिन दोनों का फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है, तो ये 1 सेकंड में एक बार वाइब्रेट हो रहा है, ये भी 1 सेकंड में, एक बार बैठ लेकिन देखो इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। हाँ इससे पता चला कि इसका फ्रिक्वेंसी सेम है, तो फ्रिक्वेंसी सेम होगा तो ये, क्योंकि पीच जो होता है वो तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन में लाउडनेस का रेशियो दिया है, फ्रिक्वेंसी का रेशियो नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को क्या मानना है कि फ्रिक्वेंसी का रेशियो क्या है, मतलब फ्रिक्वेंसी का वैल्यू क्या है, सेम है। तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों कट जाएगा, तो कितना रेशियो आएगा 1:1। ये नहीं समझे क्या? देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी दे दिया है, वेवलेंथ दे दिया है और आपको स्पीड और टाइम पीरियड निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं स्पीड और वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, स्पीड इक्वल टू होता है वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। तो वेवलेंथ का वैल्यू हो गया 1.3 और फ्रिक्वेंसी का वैल्यू हो गया 256 हर्ट्ज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा, स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा। पॉज करना, अब आप कैलकुलेट कर। तो अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 332.8 मीटर पर सेकंड। इससे मुझे स्पीड पता चल गया, स्पीड ऑफ साउंड पता चल गया। नेक्स्ट आपको क्या निकालने वाला, टाइम पीरियड। हम लोग जानते हैं फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में ये रिलेशन होता है, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में इनवर्स रिलेशन होता है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/फ्रिक्वेंसी, ये समझ में आया। तो 1 क्या हो जाएगा 256, ओके। तो 1/256 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो 1/256 कितना होगा, ये हो रहा है आपका 0.0040 सेकेंड, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना हो रहा है 0.0040 सेकेंड। अब देखो मैं कुछ और चीज़ बोलना चाहता हूँ, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, ये आपको एंगस्ट्रॉम में दे देगा, वेवलेंथ किस में दे देगा, एंगस्ट्रॉम में। तो सोलो दे दिया 1.3 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये हो जाएगा 1.3 × 10⁻⁻10। तो आपको इसका वैल्यू को उस हिसाब से डालना है, मतलब आपको ना इसमें कन्वर्ट करके डालना है और बाकी कैलकुलेशन आप कर लोगे ना। अरे जैसे सोलो कि यहाँ पे 1.3 एंगस्ट्रॉम रहता तो ये हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता, ये हो जाता आपका 1.3 × 10⁻⁻10 × 256, ऐसे करके कैलकुलेट होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जब आपको इतना एंगस्ट्रॉम देगा तो ये हो सकता है कि मेगा हर्ट्ज दे दे। तो अगर ये मेगा हर्ट्ज दे देगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻6, क्योंकि मेगा का मतलब होता है कितना, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। नैनोमीटर अगर दे देगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा। तो आपको ये सब कन्वर्ट करके डालना है। एग्जाम में गलती से ऐसा मत कर देना कि डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना। मान लो एग्जाम में 1.3 एंगस्ट्रॉम दिया है और आप डायरेक्टली पुट कर दिए 1.3, तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको कन्वर्ट करके डालना है। ये सब चीज़ समझ में आ रहा है? तो ठीक है, पॉज कर दें। मतलब 1 मीटर और एक कन्वर्सन याद रखना, 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम होता है, क्योंकि देखो 1 नैनोमीटर मतलब हो गया 10⁻⁹ मीटर और एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10⁻⁻10 मीटर।
तो 10 टू द पावर -10 में अगर 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका -10 और इसका पावर 1 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन याद रखना, ठीक है। कभी भी नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़े तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ पे हम लोग साउंड का स्पीड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो साउंड का स्पीड ना, मीडियम का डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, साउंड का स्पीड घटता है। अब आप बोलोगे कैसे, इसको थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाइए। मान लो कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और उस क्लास में ना 30 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ तो सारे बच्चों को मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है। लेकिन सोच लो कि किसी दिन ना ऐसा हुआ कि मैं ना सारा सेक्शन का बच्चा को एक ही क्लास में बैठा दिया। अभी उस क्लास में ना 100 बच्चे बैठे हैं, तो क्लास का डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया ना, क्योंकि मतलब नंबर ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास प्रेजेंट इन वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। और अगर अभी मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे ज़्यादा कस के बोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि तो मुझे अपना साउंड का स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है। तो जब कम बच्चे थे तो मैं धीरे से भी बोल रहा था तो बच्चों को सुनाई दे रहा था। अगर सोचो क्लास में एक ही बच्चा बैठा हुआ है, मैं धीरे से भी बोलूंगा तो उसको सुनाई दे देगा। लेकिन अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं मतलब क्लास की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, मैं अगर उतना ही कस के बोलूंगा तो मेरा साउंड क्या होगा, इन्हीं बच्चों में टकरा टकरा के उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा और लास्ट वाला बच्चा तक हो सकता है मेरा साउंड पहुंचे ही नहीं। तो इससे ये पता चल रहा है कि डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, साउंड का स्पीड कम हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं आप लोग को बताया था क्या कि साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर हाँ ठीक। तो अभी देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आप साउंड का स्पीड का बात करोगे तो एयर में साउंड का स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड। वाटर में अगर बात करोगे साउंड का स्पीड का तो वो है 1450 से लेके 1500 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप बात करोगे एक आयरन में साउंड का स्पीड का तो उसमें साउंड का स्पीड है 5100 मीटर पर सेकेंड। और एयर में कितना है, 330 से लेके 340 मीटर पर सेकेंड। अब कोई ये बोल सकता है कि सर आप तो बोल रहे हैं कि डेंसिटी बढ़ने से साउंड का स्पीड घटता है, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे देखें एयर, वाटर और आयरन को तो उस हिसाब से तो आयरन हम लोग को ज़्यादा क्या दिख रहा है, डेंसर दिख रहा है। समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली ना आयरन भले आपको डेंसर दिख रहा है लेकिन आयरन में साउंड का स्पीड ज़्यादा होने का कारण कुछ और है। वो कुछ और का नाम क्या है, इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर कोई मीडियम इलास्टिक है तो उस मीडियम का पार्टिकल जैसे अपना मीन पोजीशन से ना किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो जब वो वापस आएगा ना तो हम लोग को पता है कि वो वापस आएगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो इस साइड भी कहाँ तक जाएगा, उतना ही एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। और ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक कि इसके पास जो एनर्जी है वो खत्म ना हो जाए। मान लो मैं साउंड एनर्जी प्रोड्यूस किया और उसके कारण पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल कब तक वाइब्रेट करेगा, जब तक कि इसका एनर्जी खत्म ना हो जाए। और अगर इसका एनर्जी खत्म हो गया और ये पार्टिकल वहीं जाके रुका जहाँ से ये अपना जर्नी को स्टार्ट किया था, तब इस मीडियम को क्या बोला जाएगा, इलास्टिक। और अगर सोच लो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये पार्टिकल ना यहाँ से एक्सट्रीम जा रहा है और फिर यहाँ से वापस आके इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है और ये मोशन चल रहा है जब तक कि इसके पास एनर्जी है। और सोच लो कि जब इसका एनर्जी खत्म हो गया तो ये पार्टिकल ना जहाँ से स्टार्ट किया था ना वहाँ नहीं रुक के, सोच लो ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया था लेकिन ये पार्टिकल वहाँ नहीं रुक के यहाँ आके रुक गया, मतलब ये अपना एक्चुअल पोजीशन में जाके दोबारा नहीं रुका। तो हम लोग इस मीडियम को इलास्टिक नहीं बोलेंगे। जैसे कि देखो अगर आप एक प्लास्टिक को खींचते हो और छोड़ देते हो तो वो अपना ओरिजिनल फॉर्म तक जाता है क्या, नहीं, मतलब वो इलास्टिक नहीं है, इसलिए उसको प्लास्टिक बोला जाता है। और अगर आप एक रबर को स्ट्रेच करते हो और छोड़ देते हो तो वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा चले जाता है। तो वो ये देखा गया कि जो स्टील और आयरन होता है ना उसका भले डेंसिटी ज़्यादा हो लेकिन उसका इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप एक लोहा का रॉड वैसे बेंड करके छोड़ दोगे वैसे से वाइब्रेट होगा लास्ट में वहीं जाके रुकेगा जहाँ से वो अपना जर्नी स्टार्ट किया था, मतलब वो अपना मेन पोजीशन में जाके ही रुकेगा। तो सॉलिड केस में क्या होता है, सारे सॉलिड में नहीं पर जैसे स्टील और आयरन केस में क्या होता है, उसका जो इलास्टिसिटी जो होता है ना वो उसका डेंसिटी को क्या करता है, ओवरकम कर जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, साउंड का स्पीड भी उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ में आया कि तो याद रखना इलास्टिसिटी अगर मीडियम का ज़्यादा होगा तो साउंड का स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होगा, सामने वाला पार्टिकल को एनर्जी देगा, फिर ये ऐसे वाइब्रेट होगा, सामने वाला पार्टिकल को एनर्जी देगा, और जब ये एनर्जी खत्म होगा तो वो पार्टिकल अपना दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आके रुक जाएगा। और ये नहीं होगा कि यहाँ पे पहले था और अब कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे रुका है या वहाँ रुका है, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि डेंसिटी बढ़ने से साउंड का स्पीड घटता है। जैसे क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो मुझे ज़्यादा कस के बोलना पड़ेगा वही चीज़ को वही चीज़ों को उन तक पहुँचाने के लिए, उन्हीं बातों को। और अगर मीडियम का इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा तो साउंड का स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए आयरन में साउंड का स्पीड क्यों ज़्यादा है, तो इसका रीजन अगर आप तो पूछेगा कि अरे अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि आयरन में साउंड का स्पीड क्यों ज़्यादा है, भले उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप बोलना कि क्योंकि उसका इलास्टिसिटी जो है ना वो डेंसिटी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण उसका साउंड का स्पीड आयरन में ज़्यादा होता है।
समझ में आया? हाँ। बहुत खूब। सर ऐसा कोई सॉलिड है जिसमें इलास्टिसिटी तो देखो जैसे बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जिसका इलास्टिसिटी कम होता है, जैसे कि अगर कोई मटका है, घड़ा है, या सोच लो कोई प्लास्टिक है या कोई वुड है, तो वो सब में साउंड का स्पीड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू इलास्टिसिटी, तो उसमें साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन आयरन केस में क्या होता है, साउंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका इलास्टिसिटी डेंसिटी को क्या कर रहा है, ओवरकम कर रहा है।